किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ आप अपनी बात बिना किसी फियर के, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी इशू के या इमोशनल वूंड के आप अपनी बात तरीके से कह सकते हो। When we communicate, हम कम्युनिकेशन से ज्यादा जो बंदा बात कर रहा है उसको समझने से ज्यादा उसको क्या रिप्लाई करना है, उसके लिए हम उसको सुन रहे हैं। तो विभीषण ने श्री राम से पूछा, एक बात बताइए श्री राम, मैं भी ज्ञानी हूँ, मुझे भी वेदों का शास्त्रों का ज्ञान है, फिर मुझे आप जैसा सम्मान क्यों नहीं मिलता? तो श्री राम ने बोला, कई बार हम प्रॉब्लम को सिर्फ इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि यार क्या है, फिर वही झगड़ा होगा, मच होगी, यार छोड़ना है, रहने देते हैं, बट आई थिंक दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। तो आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि बिगर रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स का एक कपल में? दो ब्रेन्स हैं, एक शिव है एक शक्ति है, राइट। एक लॉजिक से ऑपरेट हो रहा है और एक इमोशन से ऑपरेट हो रही है, दोनों एक्सट्रीम पर्सनालिटी है। लेट गो करना इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट। मैं एज अ थेरेपिस्ट और एज अ काउंसलर ये बोलना बहुत आसान है, लेट गो कर दो, लिखो, फाड़ दो, जला दो, फ्लश कर दो। कई बार उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बिकॉज फीमेल्स आर मोर इमोशनली इवॉल्व्ड और स्ट्रॉन्ग, तो दे वांट कि उन्हें आप सुन लीजिए, उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए। पर झगड़ा हो रहा है, झगड़े के बाद पापा दरवाजा खट से बंद करके बाहर निकल जाते हैं और मम्मा बंद कमरे में बैठ के रोती है। अगर उसने ये देखा है आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है, अब इसके दो तरीके। नंबर 1, यू कैन ओपनली आस्क। सेकंड इज ऑब्जर्व। जब आपको ये पता है तो आप अपने पार्टनर के साथ भी उसको प्रायोरिटी पे रख के आप सुबह शाम दोपहर आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी। थर्ड फेज जब आता है, जब वो शेयरिंग केयरिंग में से डेयरिंग में जाते हैं, शादी करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव झगड़ा। हमारे भी होते हैं, इसलिए ये कहना सच में बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंट और झगड़े और बाहर जाना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना वो ज्यादातर बड़ी बड़ी बातों में नहीं होता है, वो छोटी छोटी बातों में होता है। पर सामने वाला इंसान सॉल्व ही नहीं करना चाहता। तो और मैंने ऐसा देखा कि लोग उसी ट्रॉमा में जीते रहते हैं, उसी पेन में जीते रहते हैं। तो उनको कभी समझ जाना चाहिए कि भाई अब रहे, छोड़ यार, आगे बढ़ो। कि ये साइंस मिलते हैं, हम प्यार में अंधे होके इन्हें इग्नोर करते हैं। दिस इज द फैक्ट। साइन हर किसी को मिलता है, और सेल्फ लव होना सेल्फिश होना नहीं है। ये एक बाउंड्री सेट करना है खुद के लिए, अपने आप से। उस फ्रीडम को बनाए रखने के लिए कि शादी के बाद मुझे हर चीज की परमिशन होगी, मेरा हस्बैंड घुमाएगा, पढ़ाई आगे करनी है तो वो करा लेंगे, जैसे कपड़े मैं पहनना चाहती हूँ वैसे की मुझे फ्रीडम मिल जाएगी, तो चल शादी करते हैं। अब उसके लिए क्या क्या दांव पे लगाना है, चल लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जो हम सभी की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लाइफ में क्या कुछ अचीव करेंगे, क्या कुछ अचीव करने वाले हैं, और कितनी हमारा जो अगर हम लाइफ में अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं जो इसके बारे में बहुत बात करते हैं। लाइफ का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सक्सेसफुली अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ हम कुछ किताबों का रेफरेंस भी इसमें लेने वाले हैं, जो है 8 रूल्स ऑफ लव, अटैच्ड, 7 प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मैरिज वर्क, मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस, 5 लव लैंग्वेजेस, अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स एंड मास्टरी ऑफ लव। ये सारी किताबें ऐसी हैं जो रिलेशनशिप में, जिनको बहुत ही अमेजिंग किताब माना जाता है। और कहा जाता है अगर आपने ये किताबें पढ़ी हैं तो कभी भी आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो इन सभी किताबों का रेफरेंस लेकर आज इस पूरे डिस्कशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। आज का ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। सो मेघा जी और आद्या जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई थिंक हमने ये जो फॉर्मेट है जिसमें मैं हूँ और 2 लोग हमारे गेस्ट हैं, ये हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं। तो पहले हमने मनी के ऊपर किया था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू मल्टीप्लाई मनी या हाउ टू अट्रैक्ट मनी। और ये जो आज जिस टॉपिक पर हम सवाल करने वाले हैं, ये दूसरा हाईएस्ट आस्किंग क्वेश्चंस में से एक है कि रिलेशनशिप को बेटर कैसे बनाएं, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, कपल्स के हों, फैमिली में हो, बच्चों के पेरेंट के साथ हों, या ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स में हों। आई थिंक ये एक ऐसा एरिया हो जाता है सभी के लिए जो बहुत क्रिटिकल है मुझे, क्योंकि इंसान पैसा भी कमा लेता है तो अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप को ही ढूंढता है ना। तो आज इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करते हैं और बहुत सारी किताबों के हम रेफरेंस लेने वाले हैं, क्योंकि हम प्राइमरली वी टॉक अ लॉट अराउंड बुक्स, और आप दोनों एक्सपर्ट हैं ही। तो मुझे लगता है कि मुझे कम बोलना है, आज कम से कम बोलना है, और आप लोगों को मैं सुनना चाहूँगा। तो शुरुआत मेघा जी आपसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको भी लाइफ का इतना एक्सपीरियंसेस है, एंड यू हैव किड्स, हस्बैंड,
फैमिली को भी आपने मेंटेन किया, बहुत सारी चीज़ें की। तो एक रिलेशनशिप का बेसिक फाउंडेशन क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होता है कि कोई भी रिलेशन है वो होता है प्यार से, राइट? सो लव इज़ द फंडामेंटल इन ऑल द रिलेशनशिप, राइट? सो पहला रिलेशन होता है खुद का खुद के साथ का, राइट? सो अगर मेरा रिलेशन मुझसे अच्छा है तो वो रिलेशन कहीं ना कहीं मेरे और रिलेशन में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, बिल्कुल सही, correct. राइट? सो लेट्स से मैं अपने साथ खुश हूँ, अगर मैं आपसे मांग दूँ कि मुझे कुछ चीज़ खाने के लिए दीजिए, तो वो देने के लिए पहले आपके पास तो होनी चाहिए, बहुत सही। राइट? सो अगर वो रिलेशन में, मेरे रिलेशन में खुद के लिए मुझे प्यार है, खुद के लिए मैं सॉर्टेड हूँ, राइट? तो वो मैं दूसरों को पास ऑन कर पाऊंगी, तो वो मैं दूसरे रिलेशन को दे पाऊंगी। सो फॉर मी कोई भी रिलेशन होता है उसका बेस होता है लव। तो सबसे पहले खुद को प्यार करें, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करें, खुद को वैल्यू करें, तब जाके हमें कोई भी रिलेशन को, चाहे वो मेरे हस्बैंड है, मेरा बच्चा है या कोई भी है, उनको मैं पास ऑन कर पाऊंगी। सुपर। आप क्या कहते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आई कम्प्लीटली अग्री विद मेघा जी, बिकॉज सेल्फ लव नहीं है तो हम किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम सेल्फ लव करने लगते हैं, जब समझ जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम दूसरों को उतने अच्छे तरीके से प्यार दे पाते हैं। और जब हम वो प्यार दे रहे होते हैं और रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, तो उसकी जो मेन फाउंडेशन होती है, जैसे कि मेघा जी ने कहा, वो लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आई बिलीव इमोशनल सेफ्टी एंड ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप किसी लव का जो फाउंडेशन है वो ट्रस्ट पे भी बिल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोटे बच्चे का बात करें, तो जब हम उसे हवा में उछालते हैं तो वो ट्रस्ट करता है कि पापा वापस से पकड़ेंगे, मम्मा वापस से पकड़ेंगी, तो वो ट्रस्ट इज़ देयर। तो वो किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ आप अपनी बात बिना किसी फियर के, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी इशू के या इमोशनल वूंड के आप अपनी बात तरीके से कह सकते हो, बिकॉज यू ट्रस्ट दैट रिलेशनशिप। फिर वो अपनी मदर के साथ हो सकता है, हस्बैंड के साथ हो सकता है, फ्रेंड के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट इमोशनल सेफ्टी, आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इमोशनल आपका जो वैल्यूज़ हैं या इमोशनली आपका अवेलेबल होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप। बिकॉज किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, देन उसका फाउंडेशन हिलता है, और वो फिर ऐसा हिलता है कि वो फिर आपके अडल्टहुड तक प्लस फ्यूचर में जो आपके रिलेशनशिप बनते हैं वो वहाँ तक जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रस्ट शुड बी देयर एंड इमोशनल सेफ्टी और इमोशनल अवेलेबिलिटी शुड बी देयर। आपने जैसे एक बहुत अच्छी बात बोली कि बिना किसी दिक्कत के वो कम्युनिकेट, बात करने, ट्रस्ट के साथ बात करने का हिम्मत होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिलेशनशिप का। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको वैसे पता ही है, कम्युनिकेशन बहुत एक क्रिटिकल टूल है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, और ये मुझे लगता है सबको पता है। फिर भी ऐसा क्यों है कि रिलेशनशिप टूटते इसलिए हैं क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है? व्हाट डू यू थिंक? आप में से कौन जवाब देना चाहिए? सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेशन से ज़्यादा वो जो बंदा बात कर रहा है उसको समझने से ज़्यादा उसको क्या रिप्लाई करना है उसके लिए हम उसको सुन रहे हैं। तो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ सुनना हो रहा है, राइट? कम्युनिकेशन इज़ समथिंग कि जब वो बोल रहा है तब मैं उसको 100% मेरा दे रही हूँ, जब मैं जजमेंटल नहीं हूँ, राइट? वो जो भी बोल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, वो अपनी जो भी फीलिंग है वो एक फ्लो में हमें बता रहा है, तो उसको मुझे एज इट इज़ सुनना चाहिए विदाउट बीइंग जजमेंटल, राइट? बड़ी मुझे लगता है when especially when it comes to communicating with the men, ये बड़ा मुश्किल है। तो आपको भी लगता है कि तो men judgmental होते हैं when you communicate? Yes, they sometimes like, because there are problem solver, मेंस को बोला जाता है there are for problem solvers। तो उन्हें किसी भी सिचुएशन को आप बताओ, उन्हें जल्दी से उसका जवाब देना है, जल्दी से उसको सॉल्व करना है। सो दे आर मोर एक्साइटेड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि आप मेरे पास आए हो, Men are from Mars. men are from Mars and women are from Venus, कि अगर आप मेरे पास आए हो तो आपको मैं, मतलब आपकी बात खत्म होने से पहले I'll give you solution. So they listen to give the solution, they don't listen to understand. So this is very important. But apart from it, along with it, I believe जैसे हम इतने सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं आजकल, हम इतनी बातें करते हैं आजकल, डिजिटल मीडिया बहुत बढ़ गया है आजकल, सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है, पॉडकास्ट बढ़ गए हैं, सीरीज़ बढ़ गई है, OTT आ गया, सब कुछ आ गया। अलॉन्ग विद दैट बुक्स तो हमारे पास हमेशा से अवेलेबल है। सो अभी मुझे ऐसा लगने लगा है ना, बिकॉज जहाँ भी हम जाते हैं या हम कपल से बात करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये हमें पता है
कि कम्युनिकेशन से चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, हम बात करेंगे तो बात बन सकती है, ये हमें पता है, बट द प्रॉब्लम इज़ हम करना नहीं चाहते. सो यहाँ जो मुझे अब चीज़ जो दिखाई देती है, जो लूप होल दिखाई देता है, या जो थोड़ा सा कम चीज़ दिखाई देती है, दैट इज़ कि नॉलेज होना और प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का फर्क है. सो नाउ पीपल हैव दिस नॉलेज, बिकॉज जब हम किसी से बात करते हैं और हम ये सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या कमी है, क्या सुधार आना चाहिए, दे न्यू इट. बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ स्विमिंग की किताबें पढ़ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, राइट? तो नॉलेज होना और उसको प्रैक्टिस करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली आई वॉज रीडिंग समथिंग, तो कोई कहानियाँ पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, राइट? मैं और मेघा जी बहुत कहानियाँ पढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड. सो आई वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ द स्टोरी. तो दैट स्टोरी वॉज कि हम सब जानते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ, श्री राम और रावण का जब युद्ध हुआ, तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी आई जब जो लक्ष्मण जी थे वो मूर्छित हो गए, तो उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाना था. तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, और इस प्रोसेस में जो उनकी हेल्प करी वो विभीषण जी थे साथ में. जब हनुमान जी वो संजीवनी बूटी लेने चले गए, तो कॉन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन श्री राम एंड विभीषण. तो विभीषण ने श्री राम से पूछा कि एक बात बताइए श्री राम, कि मैं भी ज्ञानी हूँ, मुझे भी वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है, फिर मुझे आप जैसा सम्मान क्यों नहीं मिलता? तो श्री राम ने बोला कि ज्ञान होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसे अमल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपके पास जो भी ज्ञान था वो आपने अपने तक रखा, आप उस ज्ञान के साथ रावण की सिर्फ सेवा करते रहे, उसको गाइड करते रहे, उसको समझाते रहे. आपने उन ज्ञान का, वेदों का, जो शास्त्रों का ज्ञान था, वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया. तो किसी चीज़ की नॉलेज होना और उसकी प्रैक्टिस करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सो आई बिलीव अब हम सबको पता है, अब हम सब कपल्स को पता है दैट कम्युनिकेशन इज़ द की, राइट? जो मेघा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो बहुत ज़रूरत है, सही तरीके से सुनना, सही तरीके से जवाब देना बिना जजमेंट के, बट कर हम अभी भी नहीं रहे. दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम कि सबको पता है, सो नॉलेज इज देयर बट प्रैक्टिस नहीं है. तो लोग कर क्यों नहीं रहे? मतलब दे डोंट वांट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और व्हाट? उन्होंने कम्युनिकेशन जो सबसे बड़ा टूल है उसे बहुत हल्के में लिया हुआ है. अच्छा, बहुत इग्नोरेंस है कि हो जाएगा, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और उन्हें बहुत सारी चीजें अपने अंदर दबा के रखी हुई हैं. दे डोंट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज उन्हें लगता है या तो सामने वाला चला जाएगा, या झगड़े होंगे, या दोबारा पीछे का कोई किस्सा उठेगा. सो दे डोंट वांट टू. आई थिंक ये मैंने भी अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हम प्रॉब्लम को सिर्फ इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि यार क्या यार फिर वही झगड़ा होगा, मच होगी यार, छोड़ना यार, रहने देते हैं. बट आई थिंक दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम. यस. ओके. एंड इवन आई थिंक कि रिलेशन में ऐसा होता है कि वो बात जब तक अर्जेंसी पे नहीं पहुंचती, हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते. सही. सो जब तक वो बात अर्जेंसी पे नहीं पहुंचती, तब तक हम वो पॉइंट डिस्कस करना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज वो हमें पता है कि कहीं ना कहीं वो केओस करेगा, राइट? बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो पहले हम डिस्कस कर ले तो अर्जेंसी आएगी ही नहीं. यस, वेरी ट्रू. वो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वाला Yeah. पार्ट है ना. तब हम जब तक हम चीज़ों को अर्जेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को वक्त से करते नहीं तो अर्जेंट बन जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें. तो आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि बिगर रीज़न क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स का एक कपल में? आई थिंक जैसे हमने डिस्कस करा नॉन कम्युनिकेशन. ओके. हाँ. छोटी छोटी बातें, हस्बैंड वाइफ है, आई मीन दो ब्रेन्स हैं, एक शिव है एक शक्ति है, राइट? एक लॉजिक से ऑपरेट हो रहा है और एक इमोशन से ऑपरेट हो रही है, दोनों एक्सट्रीम पर्सनालिटी है. और जब वो दोनों पर्सनालिटी एक साथ आती है, जब वो पावर्स एक साथ आती है, तो वो पावर्स को बैलेंस होना चाहिए होगा. हाँ. अगर मैं ज़्यादा मस्कुलाइन हूँ या मैं ज़्यादा फेमिनाइन हूँ, तो दोनों में से एक भी चीज़ नहीं चलेगी. दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा. और अगर वो पहले ही दिन से छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? अपने ईगो को जनरली हम ये करते हैं कि लेट गो नहीं करते. हम लेट गो की जगह ईगो पे ऑपरेट हो जाते हैं कि मैं क्यों करूं, मैंने क्या किया, उसको करने देना, उसकी गलती है. पर एंड ऑफ द डे वो नहीं समझते कि हम दोनों एक ही तो हैं, राइट? हमारा शादी का पर्पस या हमारा कोई भी रिलेशन में आने का पर्पस एक ही तो है कि उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है या उसके साथ मुझे लाइफ स्पेंड करनी है, राइट? पर होता यह है कि सिचुएशन हमें ओवरकम होने ही नहीं देती, वो बाईपास कर देती है, और ऐसे ही बाईपास करने में हमारी पूरी लाइफ चली जाती है. तो ये लेट गो करना इतना मुश्किल क्यों है?
लेट गो करना इट्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट। मैं एज अ थेरेपिस्ट और एज अ काउंसलर ये बोलना बहुत आसान है कि लेट गो कर दो, लिखो, फाड़ दो, जला दो, फ्लश कर दो। इट्स वेरी इजी टू से, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर एनीबडी, आइदर इट्स अ फीमेल और अ मेल। बट वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट? बिकॉज जब इंसान लेट गो करता है तो इंसान फिजिकली लेट गो नहीं करता, इमोशनली भी लेट गो करना होता है। वहाँ वो स्टक होता है। फिजिकली उसने डिस्कनेक्ट कर लिया अपने आप को उस इंसान से, लेकिन इमोशनली क्या? उसने सपने तो लेट गो किससे? सिर्फ इंसान से नहीं, उन सपनों से जो साथ में देखे थे, उन सिचुएशन से जो साथ में बिताई थी, उस वक्त से लेट गो करना पड़ता है जो वक्त साथ में बिताया है। वो जो बैठ के बातें करी, सपने देखे, ख्वाब देखे, हम ऐसा करेंगे, हम शादी करेंगे, तुम ये करना, मैं ये करूँगी, उन सब से लेट गो करना पड़ता है। इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज सिर्फ इंसान से अगर लेट गो करना हो, फिजिकली लेट गो करना हो, तो इट्स इजी। बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल लेट गो करना, हर चीज़ से उस इंसान के साथ, उसके परफ्यूम की स्मेल से लेट गो करना, उसके साथ बिताए वक्त से लेट गो करना, उसका हाथ पकड़ के बैठ के बातें करने से लेट गो करना, इट्स नॉट ईजी, राइट? तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट करना ज़रूरी है। इट्स अ हीलिंग प्रोसेस, टाइम लगता है, बट इट्स वेरी मच पॉसिबल। लेकिन क्या होता है कि ये तो हो गया जब हम एक इंसान से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मोमेंट इन द सेंस कि चलो ठीक है, एक हल्का आर्ग्यूमेंट हो गया किसी के साथ, पार्टनर के साथ या फैमिली में किसी के साथ भी, तो वो उसको भी लेट गो करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एक मैं कुछ पार्शल होकर नहीं पूछ रहा हूँ, बट डू यू थिंक कि फीमेल्स के लिए लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है देन द गाइज? आई थिंक येस, बीइंग अ फीमेल मेरे लिए आंसर करना भी कि येस, बिकॉज अगेन फीमेल इमोशनली ऑपरेट होती है, वो चाहे जितनी भी लॉजिकल हो, जितनी भी बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हो, कंपेयर टू मेल, क्योंकि उसने अपने वो रिलेशन को इमोशनली ही देखा है। वो सुबह उठती है, शाम को रात को सोती है, तब तक उसके दिमाग में अपने रिलेशनशिप को बेटर कैसे कर पाए, उसको वहाँ से जो खुशी मिलती है शायद वो दुनिया में कहीं से नहीं मिलती। इसीलिए वो ऑफिस भी जाती है, इसीलिए वो घर का काम भी करती है, इसके लिए वो बेबी का भी ध्यान रखती है, और शायद वो उसमें भूल जाती है कि मैं क्या हूँ, राइट? तो बदले में वो शायद वो एक्सपेक्ट कर लेती है कि मैं इतना सब जब कर रही हूँ तब मुझे भी सामने थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। पर अगेन वो बात एक्सपेक्टेशन पे आ जाती है, राइट? सो जब इतना कुछ करने के बाद फीमेल को ऐसा लगता है कि मेरी छोटी बात क्यों नहीं समझी जा रही, मेरी छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है वो क्यों नहीं समझी जा रही, जब मैं बहुत सारी चीज़ें उनके लिए डे इन डे आउट कर रही हूँ, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। और वो फिर वो लेट गो करना, ऐसा नहीं है वो नहीं कर सकती, पर वो चाहती नहीं है कि मैं लेट गो करूँ। ओके। तो आपको लगता है फीमेल के लिए लेट गो, आपको भी लगता है? येस, आई कम्प्लीटली अग्री विथ मेघा जी कि फीमेल्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और डिफ़िकल्ट होने के लिए मुझे लगता है कई बार कि सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि हम छोटी प्रॉब्लम्स हैं या छोटे इश्यूज भी हैं, उसको हम रिजॉल्व नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली मेंस का क्या होता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना। अब वो मेंस क्योंकि वो सॉल्वर हैं तो दे वांट टू सॉल्व एंड मूव ऑन। फीमेल्स क्योंकि इमोशनल ज़्यादा हैं, दे वांट टू डिस्कस, अ लॉन्ग डिस्कशन दे वांट टू हैव, और ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ की सिचुएशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अंडर द कारपेट जाने लगती है। अंडर द कारपेट जब चीज़ें आप जमा करने लगते हो तो होता है ना, जब आप दिवाली पे कारपेट उठाते हो तो फिर बहुत सारा धूल मिट्टी उसके नीचे से होता है। तो वही होता है कि जब ये लेट गो होता नहीं है और जब कॉन्फ्लिक्ट आता, क्योंकि लेट गो नहीं किया जा रहा, डिस्कशन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वो जो सिचुएशन है और जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अंडर द कारपेट जा रहे हैं। इसीलिए कई बार फिर जब वो उसका ब्लास्ट होता है तो वो बहुत गंदे लेवल पे होता है। बिकॉज उनको सिर्फ चाहिए कि सुन लो, कई बार उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बिकॉज फीमेल्स आर मोर इमोशनली इवॉल्व्ड और स्ट्रॉन्ग, तो दे वांट कि उन्हें आप सुन लीजिए, उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए। बट कई बार सोल्यूशन नहीं मिलता और कई बार ये कह के उन्हें रोक दिया जाता है कि ये इतनी बड़ी बात थी नहीं। तो अगर उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें कुछ कह दिया तो हस्बैंड विल लाइक, इतना बड़ा कुछ नहीं था, तुम इग्नोर करो। बट वो शायद उनके लिए वो इग्नोर करना इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज उन्हें डेली मदर इन लॉ को फेस करना है, डेली उनके साथ किचन में वक्त बिताना है या उनके साथ घर में वक्त बिताना है। सो इट्स नॉट सिंपल। सो समटाइम्स जस्ट आप उनको सुन लीजिए तो शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। क्या आपको ये लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, अपने आसपास उन्होंने जो रिलेशनशिप देखा होता है या पेरेंटिंग जिस तरह से उनकी की होती है, वो
आगे के जो फ्यूचर में उनके रिलेशनशिप होते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्ड होते हैं क्या? 101%. ओके 101%. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक माई एग्जाम्पल ओनली, सो मेरा जो रिलेशनशिप का डेफिनेशन है वो मेरे पेरेंट्स को देख के आया है. तो हमने जो सुना कि शादियां ऐसी होती हैं और इसी इंसान के साथ निभानी है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे बट रिजॉल्व करो, आगे बढ़ो. प्लस मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, उन्होंने सेल्फ मेड पीपल, पढ़ाई साथ में की, एक दूसरे को के साथ वक्त बिताया, देन पेरेंट्स को मनाया, शादी करी. शादी के बाद आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसमें पापा हर चीज़ मम्मा के लिए कर रही हैं, मम्मा हर चीज़ पापा के लिए कर रहे हैं. वो रिस्पेक्ट है, वो कम्युनिकेशन है, समटाइम्स फाइट्स इज ऑल्सो देयर. सो व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट दैट रिलेशनशिप की ओके ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप. जब आई हर्ड माई फादर स्टोरी कि दादू को मनाने के लिए ये किया, नानू को मनाने के लिए ये किया, ठीक है, और ऐसा हुआ, फिर मैंने इतनी मेहनत करी ताकि मैं इस लायक बन सकूं अगले 5 साल में कि मैं वापस से रिश्ता लेके जाऊंगा मम्मा के लिए और फिर दादू नानू मना नहीं करेंगे. एंड दिस हैपेंड. सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि ओके रिलेशनशिप में आप प्यार करो, आप उनके उस रिलेशनशिप के लिए आप हार्डवर्क करो, उसके लिए कुछ भी कर जाओ, तो यू विल गेट दैट पार्टनर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर किसी बच्चे ने अपने चाइल्डहुड टाइम में उसने अगर रिलेशनशिप का अलग डेफिनेशन देखा है, फॉर एग्जाम्पल उसने अब्यूजिव रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स का देखा है, अगर उसने देखा है कि उसके पेरेंट्स में कोई एक है जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल झगड़ा हो रहा है, झगड़े के बाद पापा दरवाज़ा खट से बंद करके बाहर निकल जाते हैं और मम्मा बंद कमरे में बैठ के रोती है, अगर उसने ये देखा है तो फिर उसका जो रिलेशनशिप अडल्टहुड में बनेंगे उस पर 100% असर होगा. तो बाय डिफॉल्ट वो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेगा जो इमोशनली अनअवेलेबल होगा, क्योंकि उसके लिए प्यार की परिभाषा वही है, उसके लिए डेफिनेशन रिलेशनशिप का यही है. अगर उसने अपनी मदर को लास्ट में खाना खाते हुए देखा है और सबका समेट के बचा नहीं बचा, बचा खुचा खाना खाते हुए देखा है, तो उसे ये समझ में आया कि रिलेशनशिप में प्लीज करना पड़ता है. ठीक है, सेल्फ वर्थ सामने वाले डिसाइड करते हैं, हमारी कुछ नहीं है. हम सुंदर हैं या नहीं, हम अच्छे हैं या नहीं, ये जब लोगों को आप प्लीज करते हो तो सामने वाला आपकी सेल्फ वर्थ डिसाइड करता है. तो बाय डिफॉल्ट वो फ्यूचर में वैसे ही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता है जहाँ पे वो सेल्फ वर्थ किसी और की आंखों में देखता है. तो हमारे जो बचपन के रिलेशनशिप्स हम डेफिनेशन देखते हैं आसपास में, स्पेशली जो फर्स्ट डेफिनेशन होती है, दैट इज नॉट सोसाइटी, दैट इज नॉट स्कूल, दैट इज पेरेंट्स के साथ हम देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसका 100% असर पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि 8 साल तक की उम्र में बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है. तो जो भी वो देखता है आसपास, जो भी वो ऑब्जर्व करता है, वो उसके साथ अडल्टहुड तक रहता है. तो आप पेरेंटिंग रिलेशनशिप के आसपास आप बहुत नॉलेज है आपको. आई वांट टू आस्क यू दैट कि एक बच्चे का सही पेरेंटिंग होना, यानी कि घर का माहौल सही होना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे आद्या जी ने अभी कहा कि 8 इयर्स तक उसका ब्रेन मैक्सिमम डेवलप हो जाता है. उसके बाद जो उसका लर्निंग होता है वो होता ज़रूर है, बट वो उसकी बिलीफ सिस्टम जो बन जाती है वो 8 इयर्स तक बन जाती है. सो वो पेरेंट्स को देखता है, वो देखता है कि पापा ने फ़ोन उठाया और बोल दिया कि मैं अभी बिज़ी हूँ, पर हालांकि वो टीवी देख रहे थे, राइट. या फिर मुझे उठाने के लिए बोला और बोला कि बोल दो पापा बाथरूम में हैं, राइट. सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे के ब्रेन के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट में इतना मैटर करती है, जो हम बीइंग अ पेरेंट देख नहीं पाते, या वो हमारे लिए एकदम नॉर्मल बिहेवियर है, पर वो अगर बच्चे के अपब्रिंगिंग के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ख़तरनाक है. सो वी हैव टू सी टू इट कि एवरी बिहेवियर, हम जो बोलते हैं वो बच्चे नहीं सुनते हैं, हम जो करते हैं वो बच्चे करते हैं, राइट. सो हम जो कर रहे हैं, हमें बच्चों को कुछ बोलने की या सिखाने की ज़रूरत बैडली नहीं है, राइट. क्योंकि हम जो करेंगे वो अल्टीमेटली वही करने वाले हैं. सो आप वही करो जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, राइट. तो आपके प्रिंसिपल्स, आपका कम्युनिकेशन, आपकी वे ऑफ लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके बच्चे को इंस्पायर करें, राइट. जैसे भगवान राम है, तो उनके पापा ने उनको कभी नहीं कहा कि मैं या तुम्हारे जो भी दादा परदादा हुए उन लोगों ने हमेशा सत्य का साथ दिया है, हमारे लिए हमारा बोलना ही हमारा वचन है, तुम जाओ और मेरी बात मानो, 14 साल का वनवास ले लो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा. उल्टा उन्होंने तो कहा कि मेरा बेटा कैसे जाएगा वनवास में. पर भगवान राम ने कहा कि हाँ, मैंने अपने पापा को, अपने दादा को, अपने परदादा को, वो लीगेसी मैंने देखी है कि हमारे में जो वचन हम बोलते हैं, जो
कमिटमेंट हम देते हैं वाह, वही वाह। हमारी परंपरा है। सो वो उन्होंने हंसते हंसते अपना 14 साल का वनवास निकाला, क्यों? बिकॉज उनके पापा को उन्होंने देखा था। सिमिलरली ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं माइथोलॉजी में, रामायण में, महाभारत में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें परवरिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई वुड से वो पेरेंटिंग नहीं है, राइट? वो सेपरेटली मदरिंग है एंड सेपरेटली फादरिंग है, दोनों का रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट? जनरली हम कहते हैं कि ये मेरा रोल नहीं है, तू कर लेना, राइट? हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं, वाइफ कि मुझे क्यों बता रहे हो, तुम कर लो। वाइफ बोलती है मुझे क्यों बता रहे हो, तुम इतना नहीं कर सकती, मैं पूरा दिन कर रही हूँ। नो, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट तुम कितना कर रहे हो, इट्स अबाउट तुम अपने लेवल से अपनी जनरेशन को क्या दे सकते हो। आई थिंक हमें हमारा मोर ओवर हमारा कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए, ना कि तूने कितना दिया या मैंने कितना दिया। सो पेरेंटिंग इज समथिंग, वी आर अ टीम, वी आर अ टीम ऑफ टू, कि जो एक नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर कर रही है उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि क्या लोग इसमें भी इग्नोरेंट रहते हैं कि उनको पीपल आर अवेयर कि हमारे बच्चे पर हम क्या घर में बोल रहे हैं, किस तरह की बातें चल रही हैं, किस तरह के टीवी शोज हम देख रहे हैं, या किस तरह की रिलेटिव के लिए किस तरह की सारी कन्वर्सेशन एंटायर, मतलब पैसों को लेकर हो चाहे किसी चीज़ भी को लेकर हो, हम सबको पता है कि बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, उसको वो ड्राइव होगा इससे। क्या फिर भी लोग, डू यू सी पीपल आर स्टिल इग्नोरेंट अबाउट इट? अनफॉर्चुनेटली येस, क्योंकि लोग अपने रूटीन में, अपने शेड्यूल में, अपने रिलेशन में और अपने एस्पिरेशन के पीछे इतना भाग रहे हैं कि वो शायद देख ही नहीं पा रहे हैं कि मैं दूसरों के साथ क्या कर रहा हूँ, राइट? जैसे कि कोई भी रिलेशन है, राइट, जहाँ पे मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम दोनों इक्वल हैं। चाहे वो बच्चा है तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये तो छोटा है, इसको क्या समझ में आएगा, इसके सामने तो इतना कुछ बोल सकते हैं। अगर उसको इंग्लिश नहीं आता है या हिंदी नहीं आता है तो हम कोई दूसरी लैंग्वेज, सूडो लैंग्वेज यूज़ करेंगे और कुछ भी कम्युनिकेट कर लेंगे, पर हम ये नहीं समझते कि उसको समझने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं। वाह। राइट? वो इमोशन को और वो एक्सप्रेशन को ही उतना पकड़ रहा है कि वो आपकी बात को आपसे ज़्यादा समझ रहा है। आई थिंक राइटली सेड। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जब व्हेन इट कम्स टू कपल, तो जब हम लव लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमारे पार्टनर का जो लव लैंग्वेज है वो है क्या, और उसके अकॉर्डिंग कैसे काम किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम कई बार तो इसको म्यूचुअल मांगते हैं, और हम ये सोचते हैं कि जो मेरी ज़रूरत है सामने वाले की भी ज़रूरत वही होगी, जो कि नहीं होता। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई किया और हैंडल कैसे किया जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? कोई भी आप में से? बेसिकली जैसे हम लव लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं, सो आई ऑलवेज प्रेफर अ बुक कॉल्ड 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। बहुत अच्छी किताब है, उसमें 5 लव लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बताया। जैसे तो उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हर इंसान की जो लव लैंग्वेज है वो अलग है। सो किसी इंसान की जो लव लैंग्वेज है वो ये हो सकती है, उसे गिफ्ट्स रिसीव करना बहुत पसंद है, कि आप उसको गिफ्ट्स ला के दोगे, ही और शी विल बी वेरी हैप्पी। मैं तो आई नो। सेकेंड कैन बी लाइक किसी की लव लैंग्वेज है दैट एक्ट ऑफ सर्विस, कि आप उसके लिए थोड़ा सा हेल्प, आप डेली उसमें चीज़ों में आप उसकी हेल्प कर दीजिए, उसको वो पसंद है। किसी को अप्रिसिएशन वर्ड्स पसंद है, कि आप उसको अप्रिशिएट कर दो, आप उसकी तारीफ कर दो, आप ये कर दो, वो बहुत पसंद है। तो इस तरह की ना कुछ लव लैंग्वेजेस हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। अब इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, यू कैन ओपनली आस्क, ओपन डिस्कशन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पूछ लीजिए ना। अज्यूम करने से अच्छा है और कुछ गड़बड़ करने से अच्छा है पूछ लीजिए। ऐसा कई बार होता है कि हम सरप्राइज देने के चक्कर में कोई गिफ्ट ले आते हैं, लेकिन बाद में वो रिटर्न जा रहा होता है। सो इट्स बेटर टू आस्क, एंड इट्स ओके टू आस्क। मतलब इसमें कोई शर्माने वाली या झिझकने वाली बात नहीं है। ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, आप पूछ लीजिए। सेकेंड इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व, हमने अपने पेरेंट्स को भी तो बचपन से ऑब्जर्व किया है कि हमारे पापा को क्या खाना ज़्यादा पसंद है, हमारी मदर को क्या चीज़ अच्छा लगता है, उनको क्या खाना अच्छा लगता है। तो हम उनके लिए कॉलेज से आते थे या ऑफिस से वापस आते थे तो वो लेकर आते थे। सिमिलरली जब आप अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताते हैं, देन ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज। अगर आपके पार्टनर को तारीफ करना पसंद है तो आप कर दीजिए, और आप अगर ये कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा या मुझे नहीं आती, तो सीख लीजिए। बिकॉज कपल्स में हम बहुत चीज़ें एक दूसरे के प्यार में सीखते हैं। सो व्हाई नॉट कि ये सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो सीखी जा सकती है। तो आप ओपन डिस्कशन कीजिए, अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझिए। और दूसरा कि आप
ऑब्जर्व कीजिए और समझिए। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जहां आपने बोला कि हम समझ नहीं पाते कि क्या है, वो एक्चुअली जिस तरह हम नीड्स की एक लिस्ट बनाते हैं ना, हम लाइफ में क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाते हैं, वाई नॉट हम एक ऐसी लिस्ट बनाएं कि हमारे पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है या उसको क्या अच्छा लगता है, इसकी भी एक लिस्ट बनाई जा सकती है। जिस सेम तरीके से जैसे हम नीड्स की लिस्ट बनाते हैं, बिकॉज जिस तरीके से नीड्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे की, सिमिलरली लव लैंग्वेज समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नीड्स की फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो जैसे इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप बैठ के वो लिस्ट बनाइए 5 चीज़ों की, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, which is important in your life, 5 things. Similarly, जो second partner है, that partner will also make the list of 5 things which is important for her or him. अब important क्या है? For example, आपने 5 चीज़ों की लिस्ट बनाई which is important for you. It can be first top पे हो सकता है career, second पे finances, third पे family, fourth पे health, fifth पे anything else. Now it comes to your partner. आपके partner का first need can be nothing. Second can be health, थर्ड और फोर्थ कैन बी फैमिली और फिफ्थ कैन बी फाइनेंसेस। तो अब ये समझना जरूरी है कि आपकी नीड है करियर में आगे जाना, बट आपके पार्टनर की है नथिंग, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग नथिंग, बिकॉज कई बार पार्टनर सिर्फ इस बात को लेकर झगड़ा करते हैं, व्हाई यू आर नॉट वर्किंग। दूसरी फीमेल्स को देखो, वो कितना काम कर रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, बाहर जाती हैं, अच्छे से तैयार होती हैं, उसको नहीं करने का है, उसको नहीं करना, उसकी वो टॉप नीड में शी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, उसको घर बैठना है, घर सजाना है, घर देखना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, बच्चे का ध्यान रखना है। सो हमें वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली लव लैंग्वेज समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटिफुल रिलेशनशिप चाहिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट इस बार मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि मेन आर वेरी नॉन एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ स्पीसीज, यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लव लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि दे डू, मतलब उनको कई बार वो ये समझने लगता है कि यार ये आई लव यू बोलना क्यों है, करेक्ट, ये बोलना ही क्यों है, समझ जाएंगे यार प्यार तो है ही ना, यू नो, व्हाई टू शो इट, बट हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर द गर्ल्स, फॉर द फीमेल्स। वेरी ट्रू। आई थिंक अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि आई लव यू बोलना ही क्यों है, तो फिर वो गुस्सा भी क्यों करते हैं तो फिर उनको गुस्सा भी क्यों करना है, सही बात है, हाँ, राइट। तो फिर वो लॉजिक वहाँ पे भी लगना चाहिए कि ओके मैं अगर आई लव यू नहीं बोल रहा हूँ तो मेरा कोई हक नहीं है गुस्सा करने का भी पर अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, अगर वो मेरी नीड है तो आई लव यू सुनना वो उसकी नीड है, राइट। तो हम दोनों को एक दूसरे की नीड समझ के चलना है। और मेन तो बिल्कुल उल्टे होते हैं मतलब बहुत सारी चीजों में तो वो यही होता है कि ये तो समझ तो जाएंगे ही ना यार, हाँ। उन्हीं के लिए तो हो रहा है, हाँ। उन्हीं के लिए तो चल रहा है, बट आई थिंक बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चे को आप आई लव यू क्यों बोलते हो दिन में 36 बार, है ना? वाई यू शो लव टू योर किड्स, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। वाई नॉट टू अ पार्टनर? हम पार्टनर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट? तो पार्टनर, जब हम बच्चे की बात करते हैं तो हम बच्चे को रात दिन आई लव यू, हग करना, प्यार जताना, उसके लिए गिफ्ट्स लाना, हम सब कुछ करते हैं। इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू लव लैंग्वेज हम बच्चे से उसी की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो एज पर द एज, निनी किया क्या, खाना खाना है, प्यास लगी है, क्या चाहिए शोना मोना को, बिकॉज दैट बच्चा अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज जो उसकी एज है। सिमिलरली पार्टनर की भी तो लैंग्वेज है, तो वो सीखने में हमें क्यों इतना वक्त लग जाता है, उसमें एफर्ट्स लगते हैं। एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मेरी लव लैंग्वेज एप्पल है और मेरे पार्टनर की लव लैंग्वेज चॉकलेट है तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहेगा। तो बेटर कि अगर आपके पार्टनर की लैंग्वेज को आप समझो, तो अगर मेरी लव लैंग्वेज एप्पल है तो आप मुझे एप्पल ही गिफ्ट करोगे ना, मेरी लव लैंग्वेज चॉकलेट है ही नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते जब हम एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझ नहीं पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बच्चे को आई लव यू बोलते हैं, उसकी लव लैंग्वेज में बात करते हैं, वाई नॉट अ पार्टनर? पार्टनर के साथ भी इंपॉर्टेंट होता है ना फिर। और आई थिंक ये यहाँ पर ये सवाल भी आई थिंक हो जाता है कि क्योंकि मेल एक्सप्रेसिव नहीं है इसलिए कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है कई बार, है ना? और वो जो आपने बोला कि वो लव लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि क्या ही चाहिए होगा यार, मैं हूँ जो भी बेस्ट कर सकता हूँ, मैं कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ, है ना? तो आई थिंक उसकी वजह से मेरे को लगता है गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आज के वक्त में, बहुत ज़्यादा। इट्स जस्ट अबाउट प्रायोरिटीज। आई मीन जब आप ऑफिस की प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको पता है कि स्टार्ट गुड मॉर्निंग से करना है आपको पता है कि स्टार्ट गुड मॉर्निंग से करना है, आपको पता है कि स्टार्ट हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन से करना है। तो जब आपको ये पता है तो आप अपने पार्टनर के साथ भी उसको प्रायोरिटी पे रख के आप सुबह शाम दोपहर आई लव यू, आई एम सॉरी,
थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी। सुबह शाम दोपहर बोलिए फिर। नहीं पर और अगर मेल तो वही है जो अपनी एंगेजमेंट के टाइम पे या कॉर्टशिप पीरियड में दिन में 25 बार आई लव यू बोलता है, राइट? पर पता नहीं वो शादी के 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाता है तो उसको ये लगता है हर रोज बोलना क्यों जरूरी है, वेरी ट्रू। राइट? और वाइफ वही होती है, वाइफ वही रुक जाती है, वो अपने थॉट को, अपनी लाइफ को वहीं पे रुका देती है। उसको लगता है कि एंगेजमेंट वाला जो पार्ट था ना, जहाँ पे सारी चीज़ें गुडी गुडी थी, राइट? तो वो वही हस्बैंड को इमेजिन कर रही है कि आज भी वो मुझे वही बोलेगा, ऐसे ही ट्रीट करेगा जो नहीं रहता। बट आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि फीमेल अपने आप को ना वहीं पर रोक लेती है, एग्जैक्टली। वहीं पर वो पॉज है उसी गुड पार्ट ऑफ लाइफ में, Exactly. जहाँ पर वो एक्सप्रेस भी कर रहे हैं और जहाँ पर एक दूसरे की कमियां भी बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रही हैं, है ना? वो फैमिली सामने नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें जो अदर चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप थोड़े वक्त के लिए मिलते हो तो आप अच्छा पार्ट ही अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज आते हैं। सो आई वुड पुट इट दैट वे कि जब भी कोई रिलेशन स्टार्ट होता है तब वो शेयरिंग वाले फेज में स्टार्ट होता है, राइट? जहाँ पे मैं अपनी अच्छाइयाँ, जनरली हम कुछ भी शेयर करते हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप किसी और से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो शेयर करेंगे वो अचीवमेंट्स की, पॉजिटिव, हाँ. अच्छी बात ही शेयरिंग में आएगी। हाँ, हाँ. सो फर्स्ट फेज जो कोई भी रिलेशन का होता है वो शेयरिंग में चालू होता है। हम कॉफ़ी पे जाएंगे, हम डेट पे जाएंगे, हम मूवी देखेंगे, हम फ्रेंड से पार्टी करेंगे। सो तब मैंने रिलेशन का दूसरा पार्ट देखा ही नहीं है, राइट? थोड़े टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो शेयरिंग से हटके कैरिंग पे आ जाता है, राइट? कि जहाँ पे हम थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं, ऐसा लगता है कि अच्छा वो है ना, वो संभाल लेगा, वो ध्यान रख लेगा, और वो डिमांड भी शायद एक एक्सटेंट तक ख़त्म हो जाती है। बट थर्ड फेज जब आता है, जब वो शेयरिंग कैरिंग में से डेयरिंग में जाते हैं, शादी करते हैं, राइट? तब वो जो फेज आता है, तब एक्चुअल लाइफ इन रियलिटी स्टार्ट होती है। तब वो बंदा 9 से 6 की जॉब पे जाता है, शाम को आता है, वो थका हुआ है, अब उसको नहीं करना है, उसको पार्टी नहीं करनी है, उसको कॉफ़ी नहीं पीने जाना है, उसको शांति से टेबल पे पाँव लंबा करके टीवी देखना है। पर तब वो वाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बनी हुई है अभी तक, उसको ये लगता है कि यार इसने मुझे देखा भी नहीं मैं इतनी तैयार हुई हूँ, तो इसने मुझे पूछा भी नहीं तेरा दिन कैसे गया, मैं सुबह 5 बजे से उठी हूँ, फिर भी उसने मुझे नोटिस नहीं करा है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप अभी शेयरिंग कैरिंग में से उठ के डेयरिंग वाले पार्ट में आ गए हो, आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से आप फैमिली बन गए हो। सो हर एक एज के, हर एक रिलेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, राइट? हर टाइम आप वो लाइफ नहीं जी सकते जो आपने कल जी है। आज आप जो जी रहे हो उससे ज़्यादा कल वो अलग होने ही वाली है। सो अगर वो जो शिफ्ट आ रहा है रिलेशन में, अगर वो 2 लोग बस एक वो समझ जाएं कि ठीक है, जो भी आज की सिचुएशन है, जो भी मेरा आज हस्बैंड है या आज वाइफ है, उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अरे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। Yes. शेयरिंग, कैरिंग एंड एंड डेयरिंग। और इन तीनों फेजेस में सिचुएशन बदलती है, वक्त बदलता है, और वो Yes. समझना जरूरी है दोनों पार्टनर वेरी को, ट्रू। है ना? मतलब थोड़ा थोड़ा आई थिंक दोनों जब अपने रास्तों पर चलेंगे तो चीजें बेहतर होती जाएंगी। बट आई थिंक वो मेरे को लगता है कि वही रिलेशनशिप एक कॉन्शियस एफर्ट है। वेरी ट्रू। इट इज नॉट कि समझ ही जाएंगे, नहीं, इट्स अ बिग नो टू दैट। एक चीज और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर झगड़े हो रहे हैं तो झगड़े इंपॉर्टेंट है, ये झगड़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, या झगड़े होने ही नहीं चाहिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए? मतलब आई डोंट नो मैं सवाल सही से पूछ पाया हूँ नहीं पूछ पाया हूँ कि झगड़े अगर किसी कपल में झगड़े होते हैं तो ये क्या ये बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए कि झगड़े हो रहे हैं, या आपका थॉट झगड़ों पर कम सॉल्व करने पर ज्यादा होना चाहिए? आई थिंक झगड़े होने चाहिए, बिकॉज मेरे होते हैं तो आई कैन नॉट से दैट नहीं होने चाहिए। होते हैं, होने ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ा इज़ अ फॉर्म वेयर आप ये बता रहे हो कि ये मेरा थॉट प्रोसेस है जो आपके आइडियोलॉजी से डिफर कर रहा है, राइट? पर झगड़ा कौन से लेवल पे हो रहा है? क्या उसमें आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट को नहीं देख रहे हो? क्या आप उसमें अब्यूजिव कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो? क्या वो सिचुएशन या पॉइंट उतना हावी हो रहा है कि आपके रिलेशन पे बात आ जाए? तो झगड़ा गलत है।
पर अनटिल एंड अनलेस वो हेल्दी डिस्कशन है, वो कोई अच्छे काम के लिए या अच्छी चीज़ के लिए झगड़ा हो रहा है, सो वो होना चाहिए। बिकॉज जब दो ब्रेन काम करते हैं एक साथ, जो दो ब्रेन एक साथ लाइफ में जा रहे हैं, तो झगड़ा होना चाहिए। इट मीन्स कि दोनों के ब्रेन काम कर रहे हैं और दोनों को इंडिविजुअली सोचने का मौका मिल रहा है। बट कंसिडरिंग अगर हम छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेते हैं, तेरी मम्मी ने मुझे ऐसा कहा, तू कुछ बोल नहीं रहा है, या कोई ऐसी बात कि तूने मुझे नोटिस नहीं किया, तू किसी और को नोटिस कर रहा था, एंड ऑल दैट। सो आई थिंक वो सारे बेसलेस पॉइंट होते हैं डिस्कशंस के। पर अगर वो झगड़ा एक दूसरे के अपलिफ्टमेंट के लिए हो रहा है, अगर वो झगड़ा फैमिली के अच्छे प्लानिंग के लिए, बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए हो रहा है, सो इट इज़ वर्थ इट। Wow, very good. What do you think about it? I completely agree with Megha ji. I mean, it's very important to have झगड़ा हमारे भी होते हैं, इसलिए ये कहना सच में बहुत डिफिकल्ट है कि मैं तो नहीं नहीं होना करता चाहिए। सारे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि हम नहीं I करते know. हैं। बट येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मेघा जी ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि झगड़ा किस चीज़ के लिए हो रहा है। अगर वो ग्रोथ के लिए हो रहा है, अगर वो फैमिली के लिए हो रहा है, बच्चे के करियर के लिए हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि झगड़ा किस चीज़ पे हो रहा है, राइट? क्यों हो रहा है झगड़ा? वाई इट्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो लोग झगड़ रहे हैं, तो पहला तो ये बहुत बिल्कुल सही बोली मेघा जी ने कि दो ब्रेन्स हैं, दैट मीन्स काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? झगड़ेंगे ही, क्योंकि फीमेल्स का ब्रेन अलग है, मेल्स का ब्रेन अलग है, और वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसलिए बाय डिफॉल्ट उनके जो डिस्कशंस होंगे, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो थॉट प्रोसेस होगा, वो अलग होगा ही। और जब ये डिफरेंसेस होते हैं थॉट प्रोसेस के और डिसीजंस के, तो फिर हमें झगड़ा होता है। बट मेरा ये मानना है हमेशा से कि व्हेन इट कम्स टू झगड़ा, जब बात झगड़े पर आती है, तो झगड़ा अगर इस थॉट से किया जाए कि क्या सही क्या गलत, रादर देन तू सही और मैं गलत, या मैं सही और तू गलत, इस चीज़ से हटके जब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, तो फिर वो एक हेल्दी डिस्कशन है, राइट? और पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। झगड़ा मीन्स क्या है कि पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, एंड समटाइम्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने बोला कि मेन्स आर लाइक कि पता तो है आई लव यू, मैं मेरे को बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है, इसको पता होगा ना, अपने आप अजम्पशन हो जाएगा या समझ में आ जाएगा, मेरे एक्शन से समझ में आ जाएगा, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, तो इसे समझ लेना चाहिए ना, मैं प्यार करता हूँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू झगड़ा, अगर वो पॉइंट डिस्कशन का नहीं उठा, उस पर डिस्कशन नहीं हुआ, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझे गए, तो आपको पता भी नहीं है कि आपका पार्टनर अंदर ही अंदर क्या लिए बैठा है। क्योंकि कई बार जब डिस्कशन होता है, हमें लगता है वो ये तो बहुत छोटी सी बात थी, तो बहुत छोटा सा मैटर था, लेकिन कई बार मैटर सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो ओपन डिस्कशन है, झगड़े हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉन गॉटमैन ने एक बहुत अच्छी बात बोली है ना, जो हेल्दी कपल्स होते हैं, दे फाइट, बट दे फाइट फेयर, एंड दे नो हाउ टू रिजॉल्व फास्ट। तो झगड़ा करना इट्स इंपॉर्टेंट, आप कीजिए, बट फेयर फाइट कीजिए, अपनी ईगो को साइड में रख के, हर चीज़ को साइड में रख के, और उसे जल्दी से रिजॉल्व करिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये जो झगड़े हैं अगर बहुत दिन तक अनरिजॉल्व रहते हैं, तो क्या यही कारण बनते हैं लोग बाहर जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं? कह सकते हैं, ओके, यस, बिकॉज वो कोई इमोशनल अवेलेबिलिटी ढूंढ रहा है, कोई फिजिकल अवेलेबिलिटी ढूंढ रहा है। एक इंसान की इमोशनल नीड है, फिजिकल नीड है। अब जब झगड़ा होता है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ना आप फिजिकली बैठना चाहते हो, ना आप इंटीमेसी चाहते हो, ना आप एक अच्छी कॉन्वर्सेशन चाहते हो, आप कुछ नहीं चाहते, बिकॉज कांस्टेंट झगड़े वाले जोन में है ना आप। लेकिन जब इमोशनल अवेलेबल हो गया इंसान, क्योंकि वो आपकी सुन ही नहीं रहा, यू वांट टू एक्सप्रेस, बट वो समझने की बजाय वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस पर झगड़ा हो रहा है। सो बाय डिफॉल्ट फिर इंसान बाहर निकलता है और वो ढूंढता है कि कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी बात सुन ले, कोई ऐसा मिल जाए जो उसको समझ ले, उसके साथ वक्त बिता ले, उसके लिए अवेलेबल रहे। तो इंसान कई बार, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन कि इंसान बाहर जाता है। ओके। और अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ भी जाती है कि इंसान इज लुकिंग आउट, ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए? हाउ डू वी सॉल्व इट? सो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि अगर मैं गुजराती हूँ, राइट, तो हम में बोलते हैं मतभेद एंड मनभेद, राइट? ओके, मतभेद एंड एंड मनभेद। ओके, मतभेद इज समथिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट, जो हम सबका हो सकता है, राइट? पर मतभेद को उतना मत बढ़ने दो जो मनभेद बन जाए, ओके, राइट? सो मतभेद को उतना ज़्यादा मत बनने दो जो मनभेद हो जाए, मतलब हम दोनों को वो अलग कर दें, तब तक वो चीज़ को या परिस्थिति को हावी मत होने दो। उससे पहले बेटर है कम्युनिकेट कर लो, डिस्कस कर लो, रिजॉल्व कर लो, राइट? एक दूसरे की जो लव लैंग्वेज है उसको समझ लो, राइट? और उसको जो भी एक्सपेक्टेशन है फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली, जब तक जहाँ तक पॉसिबल हो वो पूरी कर दो, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ सारी रिक्वायरमेंट से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, इवन सोशली एंड स्पिरिचुअली भी, करेक्ट, हाँ 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 हाँ, राइट। तो और मुझे ऐसा लगता है कि रिक्वायरमेंट और झगड़े और बाहर जाना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी बातों में नहीं होता है, वो छोटी छोटी बातों में होता है, राइट। अब जो छोटी छोटी बातें हैं वो इकट्ठा होते जब बड़ी बन जाती है तब ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है। You want to add? हाँ, जब ये हो जाए तो पहला कि ये पर्सनल चॉइस है। इट्स नॉट कि अगर ये कहना आसान है कि माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। इट्स इंडिविजुअल चॉइस कि वो सच में अपने पार्टनर को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। और अगर चाहते हैं तो पहला दोनों का अग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस कि अब हमें ओके ये हो गया, ये इशू हो गया, क्या हम दोनों रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो पहले बात होगी। दे रियली वांट टू हील देयर रिलेशनशिप, वो बात होगी। इफ़ दे वांट टू हील देयर रिलेशनशिप दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वक्त लगेगा, राइट। कॉन्शियस एफर्ट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, ओपन कम्युनिकेशन होगा और एक्शंस में वो बात देखी जाएगी। सो सिर्फ कहना कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इट्स नॉट ईजी। तो वो सामने वाले का भी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि ठीक है, मैं इसको एक चांस देने को तैयार हूँ और ठीक है, हम इस पर काम करते हैं, हम हीलिंग करेंगे, थेरेपी लेंगे, काउंसलिंग करेंगे, जो भी करेंगे, बट वो कॉन्शियस एफर्ट है। उसमें फिर आप चीज़ें खराब नहीं कर सकते। आप बोल कुछ रहे हैं और आपके एक्शंस में कुछ आ रहा है, वो नहीं हो सकता। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई रिलेशनशिप है वो हील किया भी जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो स्टेट में है भी या नहीं? वो जैसे मैंने कहा कि वो एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट पार्ट, कि एक्सेप्ट कर लिया कि ये रिलेशनशिप में ये चीटिंग हुई है, ये चीज़ें खराब हुई हैं, अब वी रियली वांट टू हील। अब उसमें जो दोनों की वो जो कॉन्वर्सेशन है, वो अंडरस्टैंडिंग है, उससे समझ में आ जाता है दे रियली वांट टू हील एंड दे डोंट वांट टू हील। जो इंसान अपने रिश्तों को वक्त या एक बार वापस से एक चांस देना चाहता है, वो फिर उसमें एफर्ट लगाता है। लेकिन जिसको लगता है यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो फिर उससे दूरी बना लेता है, या वो उसकी बातों से या कॉन्वर्सेशन से या एक्शन से समझ में आ जाता है कि ये इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है। आई थिंक इट्स मोर ऑफ दोनों लोग कैसा सोचते हैं, यस, है ना, कि ओके, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कई बार अक्सर ऐसे केसेस में ज़्यादातर तो यही होता है ना कि एक पर्सन है जो सॉल्व करना चाहता है, दूसरा इंसान सॉल्व ही नहीं करना चाहता, एक्चुअली दूसरा उससे भाग रहा है Yes. इस प्रॉब्लम से। तो दूसरा अगर भाग रहा है तो वो सॉल्व ही नहीं होगा। जब तक दोनों का कॉन्शियस एफर्ट नहीं होगा कि हम अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, तब तक ये नहीं होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब लोगों को ऐसा महसूस हो कि आई वॉन्ट टू सॉल्व इट और सामने वाला इंसान सॉल्व नहीं करना चाहता इसको, प्रॉब्लम को, तो उस सिचुएशन में जो इंसान सॉल्व करना चाहता है उसको कब तक लगे रहना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा पेन है लोगों के लिए कि एक इंसान है वो सॉल्व करना चाहता है, चाहे वो शादी हुई है या अभी शादी नहीं हुई है, वो पीछे पड़ा हुआ है, आई वांट टू सॉल्व इट, बट सामने वाला इंसान सॉल्व ही नहीं करना चाहता। तो और मैंने ऐसा देखा कि लोग उसी में उसी ट्रॉमा में जीते रहते हैं, उसी पेन में जीते रहते हैं। तो उनको कभी समझ जाना चाहिए कि भाई अब रहे, छोड़ यार, आगे बढ़ो, कब समझ जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ऐसा जब भी किसी की भी लाइफ में होता है तब सबसे पहले उसको एक कॉन्शियस कॉल लेना है कि क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती करी है, राइट। क्योंकि आज जब दो लोग एक रिलेशन में हैं, ऑलरेडी दे आर इन रिलेशन, और एक बंदा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, राइट, तो वो भी तो कॉल उसका एक कॉन्शियस कॉल होगा ना। हाँ। जब उसने वो बाहर गया तब उसने कुछ तो सोचा होगा, तो वो भी एक डिसीजन है, राइट। अच्छा, अगर वो एक बार बाहर जाके वापस आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, फिर उसको लगता है कि ओके आई हैव मेड इन मिस्टेक, अभी मुझे उसको करेक्ट करना है, तो दूसरे पार्टनर के पास पूरा राइट है उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, राइट। फिर भी अगर किसी ने भी गलती करी है तो उसको तब तक वेट करना चाहिए जब तक दूसरा इंसान उसको हाँ या ना करे, बिकॉज जो कल्प्रिट होता है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसने कोई छोटी मोटी गलती कर दी, बिकॉज एक इंसान ने तुम्हारे ऊपर बहुत पूरा ट्रस्ट करा है और वो ट्रस्ट के ऊपर पूरी लाइफ तुम्हारे साथ निभाने के लिए वो तैयार है। और अगर आप कोई ऐसी गलती करते हो जो वो इंसान की लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा जर्क है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ कि वो जब तक हाँ ना कहे तब तक यू कांट मूव आउट। दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि उसको कब तक चेज करना चाहिए, उसका डिसीजन वो अब नहीं ले सकता। उसका वो जो डिसीजन है वो उसका पार्टनर लेगा कि उसको अभी क्या करना चाहिए, वेदर उसको इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। ओके, व्हाट डू यू थिंक?
सेम आई कंप्लीटली अग्री विद मेघा जी कि सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना है कि डिसीजन अब मुझे लेना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हाई टाइम कब आता है ये सबको समझ में आता है. इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने उसको माफ़ भी कर दिया, आप चीज़ें सॉल्व करना चाह रहे हो, आप उसके लिए लगे हुए हो, आप अपने कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हो रिलेशनशिप में, आप उसके लव लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हो, आप उसकी नीड्स का ध्यान रख रहे हो, आप हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो. लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट है, अगर आपके रिलेशनशिप में अब्यूजिव लैंग्वेज है और फिजिकल और इमोशनल, जो भी अब्यूजिव सिर्फ फिजिकल नहीं होता, अब्यूजिव नॉन फिजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है. अगर आपका सेल्फ वर्थ पे बार बार उंगली उठाई जा रही है, अगर आपके पेरेंट्स पे, आपके कैरेक्टर पे बार बार उंगली उठाई जा रही है, देन इट्स हाई टाइम टू टेक अ डिसीजन. सो हमें समझ जाना चाहिए कि अब बस, मतलब मेरे इतने एफर्ट्स लड़ाने के बाद भी अगर सामने वाला इंसान मुझे बदले में यही कुछ दे रहा है, सो फिर अब इट्स हाई टाइम टू टेक अ डिसीजन. दैट इज़ वन. सेकेंड कैटेगरी जो आती है, जो डिसीजन नहीं ले पाते, जिन्हें पता है अब्यूसिव रिलेशनशिप है, जिन्हें पता है रिस्पेक्ट नहीं रिलेशनशिप में, जिन्हें बहुत कुछ पता है, सह रहे हैं. इट जस्ट दे डोंट नो दैट दे हैव सेल्फ वर्थ. उन्हें सेल्फ लव नहीं आता, उन्हें सेल्फ वर्थ नहीं पता. उन्हें लगता है इस इंसान ने मुझे अगर एक्सेप्ट नहीं किया, प्यार नहीं किया, तो मुझसे दुनिया में कौन ही प्यार करेगा. राइट कोई नहीं है जो मुझे, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊंगी या मैं कहाँ जाऊंगा. ठीक है, इसके अलावा मेरा है कौन, छत कौन देगा मुझे, फाइनेंशियली कौन हेल्प करेगा. ठीक है, मेरे फाइनेंसिस क्या क्या होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई कौन देखेगा. तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेल्फ वर्थ है ना, वो बिल्कुल जीरो जा चुका है. आई हैव रिसेंटली गॉन समवेयर विद फ्रेंड्स, एंड वी हैड सम डिस्कशन, और उसमें मुझे एक पॉइंट वापस से एक और केस ऐसा समझ में आया बातों बातों में कि फीमेल इज़ लाइक सुपर्ब, शी हैड अ गुड करियर. राइट, मतलब मैंने उनके बारे में ये सुना कि उन्होंने आज तक लाइफ में जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, हर इंटरव्यू से ऑफर लेटर आया है. शी इज़ दैट अमेजिंग फीमेल. जॉब बहुत अच्छा करती है, सैलरी हस्बैंड से ज़्यादा है, शादी हो गई, अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन आज तक भी उन्हें यही बोला जाता है दैट यू आर नॉट ब्यूटिफुल. तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम यहाँ से जाके कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं होगा. एंड दैट फीमेल इज़ 15 years ऑफ रिलेशनशिप एंड स्टिल इन दैट रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज ऑफ किड्स. कि मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी. उसे पता है उसकी रोज़ डिसरिस्पेक्ट होती है, उसे रोज़ कहा जाता है तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे घर वालों ने क्या ही किया है, तुमने लाइफ में क्या ही किया है. जॉइंट अकाउंट है, आज तक सैलरी हस्बैंड से ज़्यादा है, बट जॉइंट अकाउंट है. शी कैन नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन हर सेल्फ विदाउट परमिशन, एंड स्टिल शी इज़ इन दैट रिलेशनशिप. ये अभी रिसेंटली बात है, 1 week पहले की बात है, ये डिस्कशन हमारा हुआ. तो वाई शी इज़ डूइंग दिस मच, बिकॉज सेल्फ वर्थ नहीं है ना. पता ही नहीं है कि सैलरी अच्छी है, अच्छा कमाती हूँ, आज तक कोई इंटरव्यू खाली नहीं गया, हर इंटरव्यू से ऑफर लेटर आया, बट क्या रोक रहा है? बच्चे रोक रहे हैं, बच्चों का प्यार रोक रहा है, फाइनेंसिस, और वो सबसे ज़्यादा कि मैं कैसे कर पाऊंगी. तो इसलिए इंसान उस रिलेशनशिप में अटका हुआ है. तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि लोगों को एहसास होता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो ये साइन होते हैं पहले भी तो नजर आते हैं. Yes, शादी से पहले भी नजर आते हैं, of course. ठीक है, और कुछ साइन बाद में भी नजर आते हैं ऑफ कोर्स. तो आपको क्या लगता है एक रिलेशनशिप के लिए, एज पर बोथ ऑफ यू, दोनों का इंपॉर्टेंट है ओपिनियन, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको हर किसी को, मेल को एंड फीमेल को, समझना चाहिए अपने पार्टनर पे? आई थिंक सबसे पहले है कि अगर कोई आपका साइलेंस नहीं समझता, हर एक चीज़ को बार बार आपको दोहराने की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट रेड फ्लैग फॉर द रिलेशनशिप. ओके. सेकेंड होता है कि जब आपके इमोशन को, रादर आप किसी के लिए इमोशनल गार्बेज बन रहे हो, या कोई और आपके ऊपर अपना इमोशनल गार्बेज कॉन्टिन्यूसली थ्रो करता ही जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ कि आपने उसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार समझा दिया है, फिर भी वो बार बार एक एक सिचुएशन रिपीट होती जा रही है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट. तो वो आपके लिए रेड फ्लैग है. आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए कि ये रिलेशन में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. एंड स्पेशली टू ऑल दोज वुमेन जो ऐसा सोचती है कि बच्चा हो गया, अब क्या करेंगे, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, कुछ नहीं कर सकती. आई थिंक उनका वो सोचना ही उनके लिए रेड फ्लैग है. अगर वो एक बार भी सोच ले कि बच्चा है तो क्या है, बिकॉज तुम हो तो बच्चा है तो तुम नहीं हो. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. स्पेशली बीइंग अ फीमेल, उनको ये समझना चाहिए बच्चे के रोल में अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बच्चे के अपब्रिंगिंग में अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. तो अगर आप मैरिड हो और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार मुझे नेग किया जा रहा है, बार बार
फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ किया जा रहा है, जबकि मैंने उसका एक्सप्लेनेशन 1 बार 2 बार 3 बार दे दिया है, राइट? तो या तो अब वो बंदे से बैठ के फाइनल बात कर लो, या फिर आप अपना एक कॉन्शियस कॉल ले सकते हो। What do you think? जय शेट्टी ने ना अपनी बुक 8 रूल्स ऑफ लव में एक बहुत अच्छी बात बोली है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फ्लैग टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, जो भी आपकी कमिटमेंट है अपने पार्टनर के साथ। ही सेज कि ऑब्जर्व पैटर्न नॉट प्रोमिसेस। तो आप हमेशा पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जो पार्टनर है शादी से पहले या शादी के बाद उसके पैटर्न्स क्या हैं। अगर वो ये बोल रहा है कि अब से मैं ये नहीं करूंगा एंड स्टिल रिपीटिंग, मैं अब से फोन का रिप्लाई टाइम से करूंगा बट स्टिल रिपीटिंग, तो आपको वो समझने की जरूरत है। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जहां जाऊंगा बता के जाऊंगा, बट स्टिल वो सेम चीज कर रहा है। प्रॉमिस तो कर रहा है कि प्रॉमिस करता हूं आज के बाद नहीं करूंगा, बट पैटर्न सेम है। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, यू रियली नीड टू ऑब्जर्व द पैटर्न, नॉट प्रोमिसेस। प्रोमिसेस तोड़े जा सकते हैं, पैटर्न्स आपने अगर क्रैक कर लिए तो आपकी लाइफ सेव हो सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कैन बी, आई शुड से, रेड फ्लैग कंसिस्टेंसी, कि किस चीज की कंसिस्टेंसी ज्यादा है, राइट? बात करने की ज्यादा है, साथ में वक्त बिताने की ज्यादा है, ब्लॉक करने की ज्यादा है, आउट ऑफ द रेंज जाने की ज्यादा है, या कभी तो इतना प्यार कि आपसे संभाले नहीं संभल रहा, और कभी 3 दिन के लिए गायब कि मैं बहुत बिजी हूं। तो ये जो कंसिस्टेंसी वाले पैटर्न्स हैं, ये भी आपको समझने की बहुत जरूरत होती है। लाइक आई वाज वन ऑफ द फीमेल वाज शेयरिंग विद मी कि रिलेशनशिप में कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, आप मुझे बताओ। आई वाज हैविंग 1-to-1 काउंसलिंग सेशन एंड शी हैव शेयर्ड कि वो मुझे हर 2 महीने में ब्लॉक करता है, फिर वापस आता है, 1 महीने बाद माफी मांगता है, उसके बाद फिर 15 दिन में मुझे ब्लॉक कर देता है, फिर वापस आता है, माफी मांगता है और बोलता है मुझे तुम जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन वो वापस से सेम चीज रिपीट करता है। व्हाट डज इट मीन? और आई टोल्ड दैट फीमेल कि आज हो रहा है ठीक है, शादी के बाद हुआ क्या, कहाँ जाओगे, कि आज आपके साथ ही हो रहा है। सो हमें ना ये समझने की जरूरत होती है। एंड एज यू सेड कि ये साइंस मिलते हैं, हम प्यार में अंधे होके इन्हें इग्नोर करते हैं। दिस इज द फैक्ट, साइन हर किसी को मिलता है। आई वॉज शेयरिंग ऑन द लास्ट पॉडकास्ट ऑल्सो, मैं व्लॉग्स नहीं देखती बहुत कम, बिकॉज टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। रील्स फिर भी देख लेते हैं, वीडियोस देखे, व्लॉग्स नहीं देखते, बट आपके एल्गोरिथम में आ जाता है तो आपको दिख जाता है। सो मैंने व्लॉग देखा जिसमें दैट गर्ल वाज क्राइंग, लिटरली क्राइंग, और वो रो के अपनी स्टोरी बता रही थी शादी की। सो कट टू शॉर्ट, मैंने वो बहुत शॉर्ट में देखा, कट टू शॉर्ट दैट शी वॉज इन रिलेशनशिप विद समवन एंड इट वॉज अ लॉन्ग ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप, बहुत सालों का रिलेशनशिप था। फाइनली पेरेंट्स माने, शादी हो गई। शादी के दिन जब शादी होती है तो हम लोगों में ऐसा होता है, आई एम श्योर आप में भी होता होगा, कि जब विदाई होती है लड़की की, तो विदाई होने से पहले वो अपने घर जाके माथा टेकती है जहां उनका मंदिर होता है, वो अपने पेरेंट्स का, अपने पितरों का आशीर्वाद लेती है और उसके बाद उसकी विदाई होती है। जब पितरों का आशीर्वाद लेने की बात आई और उस लड़के से कहा गया कि नीचे बैठ के पितरों का आशीर्वाद लो, दैट गाय सेड नो, और वो पूरी बारात लेके वापस चला गया। सिर्फ इस बात पे? सिर्फ इस बात पे। तो इट वॉज अ डिजास्टर। बट क्या इसके साइन आपको पहले नहीं मिले होंगे? हो ही नहीं सकता। लेकिन आप इतने प्यार में थे ना कि आपने वो छोटी छोटी चीजें इतनी इग्नोर कर दी। लाइक जैसे जब शुरू में कॉन्वर्सेशन होती है तो हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये रिचुअल होते हैं, हमारे यहाँ ये रिचुअल्स होते हैं, तो हम किस बात पे एग्री करते हैं कि हम रिचुअल साथ में मनाएंगे। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ये नहीं चलता या हमारे यहाँ ही नहीं चलता। तो जब उसने अगर किसी बात को एडमिट होके कहा होगा कभी कि हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, तो आपने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो साइंस सबको मिलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोस साइंस। तो वो ऑब्जर्व पैटर्न, नॉट प्रोमिसेस। बट ये तो शायद अच्छा नहीं हुआ कि एटलीस्ट डे 1 पर ही हो गया सब। बहुत अच्छा हुआ, बट आप फिर भी सोचिए ना, शादी हो गई, फेरे हो गए, खाना हो गया, सब कुछ हो गया, और सिर्फ वो बैठ के माथा टेकना था, और ही सेड नो, और वो पूरी बारात वापस चली गई बिना उसको साथ में लिए। तो ये बहुत समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना है कि वो जो पैटर्न्स होते हैं आपको वो ऑब्जर्व करने आने चाहिए। और अगर शादी के बाद आपको कुछ चीजें दिखती हैं तो आपको उस पर खुल के बात करनी है, रादर देन कि वो एक दिन डिजास्टर हो जाए। सो डोंट डू दैट, वो अंडर द कारपेट वाला चीजें कि आपने कारपेट के अंदर जमा कर लिया। बात करनी बहुत जरूरी है। बात करनी, कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ है यहाँ पर मेरी, आई थिंक शुरू में जब शुरुआत की थी तो मेघा जी आपने वो शेयर भी किया था, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद की वैल्यू करना, क्योंकि जब इंसान प्यार में होता है तो वो खुद को नीचे ज़मीन पर ले आता है और दूसरे को भगवान बना लेता है। खुद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये कंसिस्टेंटली सुनते हैं कि एक ज़्यादातर ये देखा जाता है, एक फीमेल अपना करियर छोड़ देती है,
अपने गोल, अपना वो सब चीजें छोड़ देती है, खुद को छोड़ देती है, सबसे इंपॉर्टेंट खुद को छोड़ देती है एक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। बट क्या ये सच में सही है और क्या ये सच में जरूरी है? क्या खुद से प्यार करना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि इंसान अगर वो खुद से प्यार नहीं कर रहा है तो कब तक दूसरों को प्यार करेगा? और एंड में एक ही बात निकल कर आती है कि यार देखो मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर वो एक्सपेक्टेशन भी होती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है सब? एक्चुअली ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मेगा जी ऑल्सो शेयर्ड कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सेल्फ लव के अलावा कोई और बात ही नहीं करती। मतलब मेरे लिए ये ऑन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और सेल्फ लव होना सेल्फिश होना नहीं है, ये एक बाउंड्री सेट करना है खुद के लिए अपने आप से, ताकि वो सामने वाला इंसान भी अंडरस्टैंड करे कि क्या इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरीके से अपने आप को ट्रीट करते हो, सामने वाला इंसान भी आपको एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करता है। ये समझना बहुत जरूरी। तो आज अगर आपने वो सेल्फ लव वाला पार्ट नहीं दिखाया ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई गो टू अ रेस्टोरेंट, राइट, मैं गई, मैं पहले अपना वो देखती हूँ कि बेस्ट व्यू क्या है, पहले वो करा, उसके बाद बेस्ट व्यू में भी बेस्ट टेबल जो मिली उसमें बेस्ट चेयर कौन सी है जहां से मुझे सब कुछ नजर आएगा। आई सिट देयर। अब नाउ माई पार्टनर इज नोटिसिंग दैट दिस इज माई थिंग, तो वो हमेशा उस चीज को फॉलो करेगा कि ओके यू टेक दिस सीट, यू डू दिस, यू डू दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्फ लव। बट मेरे लिए जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इतनी काउंसलिंग करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, 101 करते हैं, उसमें ये समझ में आता है कि ये ना कहीं ना ये जो सेल्फ लव का चैप्टर है, सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस है, ये हमें बचपन से समझ आनी चाहिए। जैसे क्योंकि आपने स्पेशली फीमेल्स को मेंशन किया है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट पीपल जो उसके अंदर ये कीड़ा डालते हैं कि तुम हो ही नहीं, राइट। तो शादी के बाद जब इस फीमेल को लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि शादी के बाद उसको फ्रीडम मिलेगी, ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाले पेरेंट्स हैं। वाई टुडेज जनरेशन, आज के जो पेरेंट्स हैं या आज के जो पेरेंट्स की जनरेशन है, वो अपनी बेटियों को बार बार ये क्यों बोलती है कि शादी इक्वल्स टू फ्रीडम। शादी के बाद जैसा पहनना होगा पहन लेना, शादी के बाद जहां घूमना होगा पति के साथ घूम लेना, शादी के बाद नौकरी करनी होगी तो कर लेना, शादी के बाद जैसा जो मन करेगा कर लेना, सब कुछ शादी के बाद करना, पढ़ाई कंटिन्यू करनी है शादी के बाद कर लेना। सो फीमेल्स आर अंडरस्टैंडिंग शादी इज द पासपोर्ट ऑफ फ्रीडम। तो उस फ्रीडम को बनाए रखने के लिए कि शादी के बाद मुझे हर चीज की परमिशन होगी, मेरा हस्बैंड घुमाएगा, पढ़ाई आगे करनी है तो वो करा लेंगे, जैसे कपड़े मैं पहनना चाहती हूँ वैसे की मुझे फ्रीडम मिल जाएगी, तो चल शादी करते हैं। अब उसके लिए क्या क्या दाव पे लगाना है, चल लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और शादी का तो फिर वैसा होता ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज उनकी तो डेफिनेशन ही कुछ और है ना। तो अगर बचपन से उन्हें वो सेल्फ लव की डेफिनेशन की आपको जो पहनना है उसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं, आपका जो मन करता है पहनिए, आपको जो भी एजुकेशन लेनी है आपको शादी की जरूरत नहीं है, बेटा हम साथ में, आप बताओ क्या पढ़ना है, आपको दुनिया घूमनी है, आपको पासपोर्ट बनाना है, आपको छोटे छोटे शहर जाके ट्रैवलिंग करनी है, फोटोग्राफी करनी है, जस्ट डू इट, डोंट वेट फॉर मैरिज। सो फॉर एनीथिंग डोंट वेट फॉर मैरिज। तो ये जो हमने जो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं दे दिया है ना अपनी बेटियों को कि शादी के बाद ये कर लेना, शादी के बाद वो करना, तो उन्हें लगता है अच्छा ठीक है जॉब छोड़नी है बट बाकी चीजें तो मिल रही हैं, या ये करना छोड़ना है इसके अलावा ये तो मिल रहा है। तो इस चक्कर में वो अपनी सेल्फ लव, और जहां मैंने बोला कि प्यार जहां आता है फिर उनको लगता है कि ये करने से शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये जो सेल्फ लव का चैप्टर है ना, इसका बोझ और इसका बुके दोनों देने वाले पेरेंट्स हैं, दोनों देने वाले पेरेंट्स हैं। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि आज जब, जैसे आई हैव शेयर्ड मेनी स्टोरीज विद यू, बिकॉज काउंसलिंग होती है तो हम बहुत आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं कि अभी रिसेंटली जब मैं आई वाज शेयरिंग विद यू कि देयर इज अ फीमेल, शी इज 25 years old, राइट, शी केम टू मी फॉर द काउंसलिंग एंड शी वाज क्राइंग जस्ट फॉर द कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे ब्लॉक कर देता है, मुझसे बात नहीं करता, ब्लॉक कर देता है, बात नहीं करता। लेकिन जब डीपली हमने कॉन्वर्सेशन किया और समझने की कोशिश करी तो क्या निकला कि पेरेंट्स ने कभी प्यार किया ही नहीं। तो ये समझ में आया कि पेरेंट्स आज तक उसको यही बोलते हैं कि पतली सी है, छोटी सी है, हेल्थ नहीं है, सुंदर नहीं है, कौन शादी करेगा। आज जो भी जॉइंट फैमिलीज में उसके रिलेटिव्स हैं वो सब उसको यही बोलते हैं कि इससे कौन शादी करेगा, ना ये दिखने में सुंदर है, ना इसको कोई काम आता है, ना इसने सरकारी नौकरी करी है, बिकॉज उनके घर में सरकारी नौकरी इज द थिंग। तो उसको बचपन से यही सुनने को मिला है, तो वो इसी बात को लेकर रोए जा रही है कि ये ऐसा लड़का मुझे मिला है, कोई तो प्यार कर रहा है, अगर ये भी चला जाएगा, ब्लॉक कर देगा मुझे, तो फिर मुझसे प्यार कौन करेगा। तो ये जो सेल्फ लव का, मैंने कहा ना, सेल्फ लव का पोटली या सेल्फ लव का बुके, ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि खुद से प्यार करो, यू आर स्ट्रांग इनफ कि आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। या आप ये सिखा रहे हो कि शादी हो जाएगी तो ये कर लेना, शादी हो जाएगी तो ये कर लेना, शादी हो जाएगी तो ये कर लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बड़ा इंटेंस
Yeah. वो है, क्योंकि ये हो ही रहा है। यस, मुझे लगता है कि आई थिंक पेरेंटिंग का, जैसा आपने कहा, पेरेंटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत। और होता है यार, ठीक है, मतलब हम भी मानते हैं कि कोई सुंदर नहीं होगा, कोई किसी की नॉर्मल हेल्थ नहीं होगी, वो या तो ओबीस हो सकता है या पतला हो सकता है। आप उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? पेरेंट्स की जिंदगी खराब कर देते हैं। यस, वो सेल्फ लव सिखाया ही नहीं है कि भाई फिट हो तो ही सुंदर हो, आप मोटे हो या जरूरत से ज्यादा पतले हो तो फिर आपको कोई पूछने वाले नहीं है। तो सोच, माय गॉड, क्या हो रहा है फिर ये? parents really need to accept their child as it As it is. is. आप सोचो, there are many parents जिनके बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं। किसी के बच्चे को कोई डिजीज है, किसी के बच्चों के पैर नहीं है, किसी के बच्चों की आंखें नहीं है। कितने सारे पेरेंट्स हैं, बट अपनी दिल से लगा के, कहते हैं ना, छाती से लगा के रखते हैं अपने बच्चे को कि मैं पालूंगा, इट्स ओके, जितना खर्चा आएगा, जो भी होगा, आई एम कैपेबल और नॉट, बट मैं देखूंगा। जहां आपके बच्चे सही सलामत है, उनको कोई डिजीज नहीं है, उनकी आंखें ठीक है भगवान की दुआ से, उनके हाथ पैर ठीक है, सब कुछ ठीक है, कर लेगा ना लाइफ में कुछ अपने साथ। आप ये क्यों नहीं सिखा रहे उसे? कम से कम वो डिसेबल नहीं है। जब हम डिसेबल को एबल होना सिखा रहे हैं, जो ऑलरेडी एबल है उसको हम क्या सिखा रहे हैं? तो पेरेंट्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड। नहीं, आपने जो बात बोली ना, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। आई नो अ पर्सन, उनको ये पता था जब कंसीव किया था, तो ही पता था कि जो बच्चा है ना वो बिल्कुल डिसेबल होगा और बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टैंड लिया कंसीव के टाइम पे। हाँ, फिर भी स्टैंड लिया उन्होंने कि नहीं यार, ये जैसा है मेरा है, और पूरा और ध्यान रखती है उसका वो। और मैं आज देखता हूँ तो मेरे को इतना प्राउड फील होता है उनको देखकर, उनको महसूस करके कि यार क्या। और सोचो जो बच्चे हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उनके साथ, ये बड़ा खराब है। ये बड़ा खराब है। इवन मुझे ये लगता है कि इवन माय कज़न, मेरा मासी का बेटा है, जय छन्यार, इफ़ यू गूगल हिम, तो उसके वो जब बॉर्न हुआ तब ट्विंस थे। एक बेटा बॉर्न के टाइम पे ही एक्सपायर हो गया, और जय है वो, उसको जब वो उसका बॉर्न हो रहा था, डॉक्टर से जो भी हुआ वो, पर उसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, तो उसका जो एक साइड का जो पूरा पार्ट है वो नहीं चलेगा, राइट? बॉडी का एक पूरा साइड नहीं चलेगा, एक पार्ट चलेगा। इनिशियली ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने बहुत कोशिश करी कि इसको कोई स्कूल में एडमिशन दिया जाए। पेरेंट्स को पता था कि अब इसका फ्यूचर क्या होगा, बट फिर भी पेरेंट्स की होप ने, पेरेंट्स की मेहनत ने, और पेरेंट्स ने वो जो बच्चे में सेल्फ लव डाला, उससे ये है आज कि वो बच्चा आज करीबन 27-28 साल का हुआ होगा। यू नेम द शो एंड यू नेम द सेलिब्रिटी, राइट? कपिल शर्मा में वो आ गया है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो आ गया है, मोर देन 8 कंट्रीज़ वो घूम चुका है, और उसके नाम पे आज 8 से 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट योर पेरेंट्स। बट फिर भी मुझे एक पॉइंट ये भी लगता है कि हो सकता है कि पेरेंट्स खुद अवेयर ना हो कि सेल्फ लव क्या बात है, राइट? तब जो भी इंसान, मेरी खुद की, वो इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं एडल्टहुड में आता हूँ और जब मुझे समझ में आता है कि अच्छा मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए, या मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, मुझे खुद को ऐसे अपग्रेड करना चाहिए, और अगर फिर भी मैं नहीं करता हूँ, फिर भी मैं वो दोष अपने पेरेंट्स को, अपनी सिचुएशन को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फिनेंशियल कंडीशन को दे रहा हूँ, तो वो गलत है। तब तुम्हें कोई भी राइट नहीं है कि तुम और लोगों को बोलो, क्योंकि एक फिंगर जब तुम दूसरों के ऊपर डालते हो तब पता है कि दूसरी किसके सामने, करेक्ट, राइट? सो जो सिचुएशन हुई सो हुई, बट नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये तुम्हारी लाइफ है, तो तुम्हें उसको रेक्टिफाई करना होगा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चलो ठीक है, हो गया, उन्हें नहीं सिखाया किसी ने, उन्होंने शायद वही किया जो उन्होंने देखा, एग्जैक्टली, तो उनको माफ करो और भाई आगे बढ़ो और अपने बारे में दिन सोचना शुरू करो ना। एग्जैक्टली, आई शेयर द सेम थिंग ऑलवेज, कि जब लगता है ना कि सामने वाली सीट पे जो आया है बात करने सेशंस के लिए या जिस भी चीज़ के लिए, जब वो कॉन्स्टेंटली 15 मिनट हो गए, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, एंड दैट पर्सन इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट मेरे पापा ने मेरे साथ ये किया, उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया, मुझसे दूर हो गए, मेरे साथ ऐसा नहीं किया, ये सब सुनने के बाद मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, गलती हो गई, माफ़ कर दो, बिकॉज उन्हें भी नहीं पता था, उन्हें नहीं सिखाया किसी ने सेल्फ लव, उन्हें नहीं सिखाया किसी ने कि बच्चों से प्यार कैसे करते हैं, उनके अंदर इमोशंस कैसे डालते हैं, उन्हें नहीं आता। तो इट्स ओके नाउ, जैसे आपने बोला वेरी ब्यूटीफुल, कि नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अब
जब आपको पता चल जाता है किसी भी चीज, तो एक होता है ना कि जब हमें किसी बीमारी के बारे में पता चलता है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बता दिया, सारे टेस्ट कराए और अब ये बता दिया कि फाइनली यू हैव दिस डिजीज। अब वो क्या करेंगे, आपको 7 डेज का कोर्स देंगे, 5 डेज का कोर्स देंगे, मंथ का कोर्स देंगे। अब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, सुबह शाम अपनी दवाइयां टाइम से लोगे, मेडिटेशन बोला है तो आप करोगे, योगा बोला है तो करोगे, फिटनेस जर्नी पे जाओगे, सब कुछ करोगे। नाउ यू विल हील मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। सिमिलरली जब आपको ये पता चल गया कि ओके, सेल्फ लव किसी ने नहीं सिखाया, माँ बाप ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया, अब किताबें देख के समझ में आ गया, वीडियोस देख के समझ में आ गया, थेरेपी से समझ में आ गया, अब कर लीजिए ना, ताकि आपके आने वाली जनरेशन सफर ना करे। फर्स्ट इज यू शुड नॉट सफर नाउ, और आगे वाली ना करे। तो अब आपको अपने ऊपर काम करना है, बट अगर उसके बाद किसी ने नहीं करा तो फिर वो, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैंने आइसक्रीम खाया, मुझे बुखार आया और मैंने ये बोला कि आइसक्रीम की वजह से मुझे बुखार आया। वेरी ट्रू। तुमने खाया वो तुम नहीं देख रहे Exactly. हो, और वो भी तुम दूसरी चीज पे डाल रहे हो, Exactly. जिसका कोई एग्जिस्टेंस आइडियली है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे लोग इनसिक्योर हैं, मुझे ऐसा लगता है वेरी ना, ट्रू, वेरी ट्रू। कि वो अपने रिलेशनशिप को लेके, लोगों को लेकर, और लोग वही अगेन सेल्फ वर्थ महसूस नहीं हो रहा है कि अगर ये चला गया तो कौन है। कौन है। आई थिंक ये बिगर चैलेंज है। मुझे आई थिंक अगर लोगों को ये समझ में आ जाएगा तो पहले तो प्यार करना खुद से शुरू करेंगे और ये समझ में आएंगे यार मिल हो जाएगा, सही लोग मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। है ना? क्योंकि और वो- जब आप वो सोचना चालू करते हैं ना, तब ऐसा होना भी चालू चालू हो ही हो जाता जाता है। है। हाँ, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन Exactly, yeah. मैनिफेस्टेशन में बात Yeah. करते हैं। Yes. कि अगर आप ये सोचोगे कोई नहीं है तो कोई नहीं है, कोई नहीं। अगर आप ये सोचते नहीं यार कोई नहीं यार, अच्छे लोग मिल जाएंगे यार, तो अच्छे लोग मिलेंगे आपको। हाँ, तो एक इसी से एक सवाल निकलता है कि जिन लोगों के खराब एक्सपीरियंसेस होते हैं रिलेशनशिप में, ये अक्सर कई बार देखा जाता है कि रिपीटेटिवली उनको वैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मतलब पहला रिलेशनशिप खराब निकला, फिर मूव किया दूसरे रिलेशनशिप में, वो भी वैसा ही निकला, फिर तीसरे रिलेशनशिप में मूव किया, वो भी वैसे ही निकल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को क्या समझने की जरूरत है? बहुत सिंपल से समझने की ज़रूरत है कि इसमें कॉमन क्या निकल रहा है। पहले रिलेशन में भी आप कॉमन थे, दूसरे में भी आप कॉमन थे, और तीसरे में आप ही कॉमन हो। Exactly. सो इट मीन्स कि आपको पहले खुद पे काम करने की ज़रूरत वाह, है, वाह, वाह। राइट? क्योंकि वो 3 बंदे तो अलग अलग थे। Yes. अगर सही में उनमें प्रॉब्लम होता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है, बट ये बात वहीं तक सीमित रखना कि तुम में ही प्रॉब्लम है, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो गलत है, राइट? सो पहला बंदा गलत निकला, दूसरा भी गलत निकला, तीसरा भी गलत निकला, तो कॉमन तो आप ही निकल गया। What do you think? हाँ, सेम, आई कंप्लीटली अग्री की एक्चुअली कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है, कॉमन आप खुद हो। वेरी ट्रू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ना कि होता क्या है कि हम कई बार नहीं समझ पाते कि हम वैसा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे हम खुद हैं। तो भाई वो सेम चीज आ गई कि जैसे हम खुद हैं हम वैसा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं, जैसे हम वो बचपन की बात कर रहे थे कि हमने रिलेशनशिप में देखा कि जो हमारे पेरेंट्स में से एक इमोशनल अवेलेबल नहीं है, तो हमने कहीं ना कहीं वो प्री कंसीव नोशन में ये ले लिया कि रिलेशनशिप का मतलब है कि कोई एक इमोशनली अवेलेबल नहीं होता। मेरे फादर कभी नहीं रहे फॉर एग्जाम्पल, अब वो बाय डिफॉल्ट ऐसे पार्टनर्स अट्रैक्ट कर रहा है जो इमोशनली अनअवेलेबल होंगे, राइट? अगर उसने अपने रिलेशनशिप में ये देखा है कि किसी ने चीट किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो ऐसे पार्टनर्स अट्रैक्ट करेगा जो हर पार्टनर उसे चीट करके जाएगा। अगर उसने रिलेशनशिप में देखा कि ट्रस्ट नहीं था, वैल्यू नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं था, बाय डिफॉल्ट वो ऐसे पार्टनर्स अट्रैक्ट करता है जिसमें ट्रस्ट नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होती, वैल्यूज नहीं होती। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, और इस पैटर्न में कौन कॉमन है? एग्जैक्टली मैं खुद कॉमन हूं। नाउ व्हाट आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या अट्रैक्ट कर रही हूं बार बार। अगर मुझे ये सेम मिल रहा है, अब इसका रीजन क्या हो सकता है? इट कैन बी मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो ये अट्रैक्ट कर रहा है, और इट कैन बी कर्मास। नाउ व्हाई इट्स हैपनिंग, अब हमें क्या समझना है? अगर ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यूनिवर्स आपको एक लेसन देने की तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अगर आपने वो लेसन नहीं सीखा तो ये वापस से रिपीट होगा। अगर आपने वो लेसन सीख लिया तो ये वापस से रिपीट नहीं होगा। अगर आपको कोई कंट्रोलिंग नेचर है, दिस इज वन ऑफ द रेड फ्लैग इन पार्टनरशिप। अगर कोई कंट्रोलिंग नेचर है और बार बार कोई आपको ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आप कंट्रोल दे रहे हो उसको।
आप रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हो, तभी तो वो कंट्रोल कर रहा है, राइट? तो हमें क्या समझना है कि ओके, अब मुझे अपने पे काम करना है कि ये जो अब मुझे ये सीख लिया मैंने कि अब जो नेक्स्ट मेरा रिलेशनशिप होगा उसमें मुझे अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना। तो जब तक वो लेसन हम नहीं सीखेंगे तब तक हम सेम चीज अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो वो हमें पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। देन वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स ओनली, क्योंकि वो मिरर ही है। आप इंसान कितने भी चेंज कर लो, शीशा आपको ही दिखाएगा। एवरी रिलेशनशिप इज योर मिरर ओनली। बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें आप लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना मुझे लगता है कि इंसान ना इन्हीं चीज़ों में अटका हुआ है और वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं कैसे निकलूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, किस तरह की सिचुएशन को मैं मेरी लाइफ में किस चीज़ की नीड है। और इंसान ना मुझे लगता है फिर ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है जो शायद बहुत वैल्यू ऐड कर ही नहीं रही है। मतलब गलत फोकस कर रहा है, गलत जगह एनर्जी लगा रहा है कि वो ठीक हो जाए, चीज़ें इवॉल्व हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं। लेकिन उसे समझना चाहिए कि भाई पहले खुद को समझने की जरूरत है। जैसे आपने बहुत अच्छे से बोला कि एक इंसान इन सब सिचुएशन में कॉमन है, वो हम खुद है और हम खुद पर काम करने की बजाय हम हर चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। वाओ वाओ, आई थिंक इट इज ग्रेट, इट इज ग्रेट। तो अभी ना मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता हूँ, कुछ क्विक सवाल जो आप जो ये समझते हैं कि इस चीज़ को बेटर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है? तो any 3 advices for a couple for a best relationship जो आप देना चाहते हैं? Communication, Okay, love language, okay, and openness. openness, great. What do you think? इसके साथ साथ हम आई कैन से ग्रैटिट्यूड, बिकॉज हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने रिलेशनशिप को कि कहाँ जाएगा, यही तो है। तो ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज बी अवेलेबल इमोशनली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात को समझो बिना जजमेंट के, बिना किसी जजमेंट के एक बात को समझो। एंड थर्ड, सेलिब्रेट एवरी स्मॉल थिंग। हम बड़ी का वेट करते हैं कि बर्थडे आएगा तो सेलिब्रेट करेंगे, वो 1 साल बाद आएगा। एनिवर्सरी आएगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे, वो 1 साल बाद आएगी। बट स्मॉल चीज़ों को, स्मॉल सेलिब्रेशंस को आप सेलिब्रेट कीजिए, मोमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. ऐसी 3 चीज़ें जो सेल्फ लव बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। आप मिरर वर्क कर सकते हैं, राइट? मिरर टेक्निक जिसे हम बोलते हैं कि खुद को शीशे में देख के बोलना। आई एम अफर्मेशंस कर सकते हैं। सेकंड इज आई एम अफर्मेशंस, बिकॉज वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, खुद से रिलेटेड, दैट आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्यूटिफुल, आई कैन डू एनीथिंग, आई डिजर्व लव, आई एम ओपन फॉर लव, आई लव फ्रीडम। ऐसे करके आप कर सकते हैं। एंड थर्ड इज कि आप कोई भी ऐसी हॉबी या ड्रीम आप परस्यू कर सकते हैं जो आपने कभी कहीं छोड़ दी थी, चाहे वो किसी के लिए, पेरेंट्स के लिए छोड़ दी या पार्टनर के लिए छोड़ दी, वो आप आज से वापस स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. Very true. आपकी एडवाइस 3 ways to build self love? I would say traveling, Wow. right? Because मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बंदा अपने जोन से बाहर निकलता है, right? तब वो काफ़ी कुछ खुद के बारे में सोचना चालू करता है। वहाँ पे उसको एडवर्स सिचुएशंस मिल रही है, वहाँ पे उसको नए लोग मिल रहे हैं, तो वो पुराने लोगों को थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे डाल देगा और वो नए लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है वहाँ से लर्न करेगा। सो लाइफ के ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस खुल जाते हैं जब व्हेन यू ट्रैवल, राइट? अगेन जैसे आद्या जी ने कहा, एक हॉबी डेफिनेटली होनी चाहिए, चाहे वो म्यूज़िक, आर्ट, एनीथिंग, बट एक हॉबी मेल हो या फीमेल हो, लाइफ में एक हो, एनी स्पोर्ट्स, राइट, वो होनी चाहिए। एंड थर्ड इज़ गेटिंग न्यू नॉलेज एवरी डे, Wow. Okay. राइट? कहीं ना कहीं से आपका जो भी इंटरेस्ट है, मे बी आप अच्छे कुक हो, मे बी आप अच्छे सिंगर हो, मे बी आप अच्छा लिख रहे हो, मे बी आप कुछ मोटिवेशनल चीज़ आपको अच्छी लग रही है, जो भी, बट आपको एवरी डे अपने नॉलेज को बिल्ड करना है, राइट? क्योंकि जब आप वो नॉलेज लेते हो तब ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही काम में आएगा, राइट? वो आइडियली आज कभी काम में नहीं आएगा, राइट? पर वो आप लेते जाओगे तो कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं अननोइंगली वो बाहर निकलेगा। सुपर। एक सिचुएशन देखी जाती है कि अक्सर ये कहा जाता है कि एक फीमेल दूसरी फीमेल के साथ बड़ी कंफर्टेबल नहीं होती। जैसे जब वो शादी होके कहीं और जाती है तो उसके फीमेल्स जो उस फैमिली में थे उनसे झगड़े ज़्यादा होते हैं देन द मेंस। फीमेल बॉसेस के एक फीमेल को फीमेल बॉस को हैंडल करना मुश्किल होता है देन द मेल बॉस। और मैंने कई जगह सुना कि आज के वक्त, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद दिस और नॉट,
मैंने सुना है, मैं आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं था, मैं इस बात को एग्री करता हूँ नहीं करता हूँ, बट मैंने ये सुना है कि आज के टाइम में एक फीमेल इसलिए ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि फीमेल ही फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो क्या उनके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता अच्छा, है कि फीमेल ही फीमेल की दुश्मन है। फिर भी अगर कोई फीमेल ऐसी है, राइट, वो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये फीमेल, वो उसको ही बोलेगी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, राइट, और सबसे ज़्यादा जेलेसी भी उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही होगी, उसको उसके पास जो होगा वो इसको भी चाहिए होगा, राइट। तो ऐसा कभी भी होता है, तब मुझे लगता है 3 चीज़ें उसको पहले देखनी चाहिए। एक, कि मैं फीमेल हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, यस, राइट, बिकॉज भगवान ने सर्जन की जो शक्ति है वो फीमेल को ही दी है। इमोशन से ऑपरेट होके, वो नहीं कहते कि टेलीपैथी, राइट, अगर आप बोलोगे तो आपने जनरली फीमेल के मुंह से सुना होगा कि मुझे तो टेलीपैथी पहले ही हो गई थी, मुझे तो पता ही था कि ऐसा होगा। तो वो जो सेंस है, वो एक एक्स फैक्टर है, वो भगवान में फीमेल में ही ज़्यादा डाला है, राइट। तो फीमेल को वो सबसे पहले अपना ब्लेसिंग काउंट करना चाहिए कि मैं फ़ीमेल हूँ। सेकंड ये होना चाहिए कि अगर कोई फीमेल है तो वो दूसरे फीमेल को बहुत अच्छे से समझ सकती है, बिकॉज उसके फिज़िकल, इमोशनल, एनी ट्रॉमा जो होते हैं, जो उसके लाइफ में आते हैं, जब वो एक रिलेशन में है, जब वो ऑफिस जाती है, जब वो किचन में होती है, जब वो बच्चे को संभाल रही होती है, आई एम श्योर कि वो कोई मेल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो जोन में कभी आया ही नहीं है, उसने वो कभी लाइफ जी ही नहीं है, राइट। तो एक फीमेल की सबसे अच्छी फ्रेंड हो सकती है, राइट। एंड थर्ड थिंग, अगर 2 फीमेल हैं, उससे ज़्यादा अच्छे कंपेनियन कोई हो नहीं सकती। What do you think? आई अग्री। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इवॉल्व हो गए हैं फीमेल्स इस चीज़ को लेके। पहले थोड़ा ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम है, बट और होना बाकी है, विच आई स्ट्रांगली अग्री। और इसका मुझे जो पर्सनली पॉइंट लगता है या जो चीज़ लगती है, दैट इज़ कि जजमेंट। मेल्स आर नॉट दैट जजमेंटल। कुछ भी पहन लिया, कैसे भी पहन लिया, कैसे भी बैठ गए, कोई सी भी गाड़ी ली, चले गए, घूम आए, फिर कर लिया। बट फीमेल्स को लेके मुझे लगता है हर चीज में जजमेंटल है। लेट्स से क्या पहना है, दे नोटिस। करियर में कहाँ काम कर रही है, दे नोटिस। घर का फैमिली कैसा है, दे नोटिस। कि तो जब हमारे फ्रेंड्स सर्कल में भी ऐसा कई बार होता है कि अरे यू आर वेरी चिल, तुम्हारे इन लॉ साथ नहीं रहते ना, मुझे तो ये करना पड़ता है। ओके, तुम्हारा तो हस्बैंड ऐसा है तो तुम्हें इस चीज की रोक टोक नहीं है। तो या तुमने शादी के बाद भी तुमने PhD कर ली, तुमने ये भी कर लिया, तुमने वो भी कर लिया। तो ये कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस जजमेंटल चलती रहती है। ओ, तुम्हारे हस्बैंड वहां पे वेकेशन पे जा रहे हैं, तुम हर महीने ट्रैवल कैसे कर लेती हो, हमें तो 1 साल हो गया, हम कहीं नहीं निकले। तो ये कॉन्शियसली चलता रहता है, कौन से ईयरिंग, कौन से, दैट इज वन थिंग। तो ये जो जजमेंटल है ना फीमेल्स का, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने आपको याद होगा, हम एक अवार्ड शो में गए थे और जहाँ पे हमारा बुक ओपनिंग सेरेमनी भी हुआ था, वहाँ पे जो मिनिस्टर थे, आई वुड नॉट नेम इट, बट उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि घर में जब हम शादी होके जब एक फीमेल घर में जाती है, तो आपने कितने मेल्स को देखा है जो पूछते हैं कि घर से क्या लाई हो। एक फीमेल का सूटकेस मेल कभी नहीं खोलते, ससुर जी कभी नहीं खोलेंगे, जेठ नहीं खोलेंगे, बट नंदे खोलेंगी कि अपने घर से भाभी कौन सी साड़ियां लाए हो। एक सासू माँ खोलेंगी कि इतना ज्वेलरी आया, ये आया। इसका डिस्कशन करने वाले कौन लोग होते हैं कि खाना अच्छा था या नहीं था, तुमने ऐसा नहीं किया, मिलनी इतनी नहीं करी, हमने 21 मिलनी बोली थी, तुमने 11 मिलनी करी। ये सब करने वाला कौन है? तो वहीं से जो डिफरेंसेस है ना, जब शादी होने के बाद भी एक फीमेल आती है तो ननद के साथ या अपनी मदर इन लॉ के साथ ये सब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको ना एम्ब्रेस नहीं कर रहे कि हम भी तो फीमेल हैं। अगर यही किसी ने हमारे साथ किया तो, राइट। तो कहते हैं ना कि जब बहुओं के साथ आप जैसा करते हो वो आपको ठीक लगता है, लेकिन वो सेम चीज जब बेटियों के साथ होती है तो आपको बड़ा खराब लगता है। तो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो जजमेंटल वाला पार्ट है ना, इसको फ्री होल्ड होके अगर हम जिएंगे तो शायद हो जाएगा। फीमेल्स आर मोर कॉन्शियस, दे नोटिस एवरीथिंग, हाउ यू सिट, व्हाट यू आर वेयरिंग, क्या पहना है, कैसी लाइफ आप जी रहे हो, आपको शादी के बाद कितनी फ्रीडम मिली है, आपको कैसा पार्टनर मिला है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, दे नोटिस एवरीथिंग। तो वो सिमिलरली शादी के बाद भी फिर वो इतनी चीज़ें हो जाती है, आपके पेरेंट्स ने ये नहीं किया, आपके यहाँ शादी ऐसी हुई, हमने ऐसी एक्सपेक्ट करी थी, आप सूटकेस में ये नहीं लाए, आप ज्वेलरी इतनी नहीं लाए। तो वहाँ तो फिर ये क्या है, बिकॉज ये एक्चुअली करने वाले मेल नहीं है, ये फीमेल्स ही हैं। कि फिर वो दिवाली आई तो पहली दिवाली आपने अच्छे से नहीं करी, पहली होली आई तो आपने अच्छे से नहीं करी। तो रादर देन एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, समझते हैं, और जैसा मेघा जी ने बोला कि अच्छे कंपेनियंस हो सकते हैं, फिर किसी की जरूरत नहीं है। तो वो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव वर्कड ऑन इट, बट बहुत काम अभी बाकी है। ओके, एनी बेस्ट
3 पेरेंटिंग एडवाइस फॉर जो बहुत जरूरी है हर घर में होनी चाहिए. Parenting advice, definitely first is unconditional love, Okay. right? And एक ऐसा सपोर्ट कि अगर वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करके आता है, राइट, उसको पता है कि घर पे कोई है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा. मैं चाहे जो भी करूँ, जो भी कहूँ, राइट, बट मेरी माँ या मेरे फादर मेरे साथ खड़े रहेंगे. सो डेफिनेटली अनकंडीशनल लव. सेकेंड, ओपन कम्युनिकेशन. अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि पेरेंट्स का रोल डेफिनेटली है कि बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेट करें. उनको डोंट्स उतने ना दें कि डूज दे ही ना पाए. Wow. राइट. सो जनरली हम अध्याय के साथ ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम उसको वी ट्राई टू गिव हिम डूज. राइट. हम ये नहीं कहते तुम ये मत करो, अरे तुम्हें लग जाएगा, तुम गिर जाओगे, किसी को लग जाएगा, क्यों ऐसा करके आए. रादर हम जब भी उससे बात करते हैं तब हम उसको डूज देते हैं कि बेटा कैसा रहेगा अगर हम ये कर ले तो. राइट. सो डेफिनेटली टू गिव हिम मोर डूज देन डोंट्स. एंड थर्ड, टू क्रिएट अ हेल्दी एटमोसफियर, अ सेफ प्लेस फॉर हिम. Wow, I think very, very, very important. Very Very important, important. Very yes. important. You want to add three more? Like as I said earlier also, that accept your child as it is. वो जैसे भी हैं एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है. उनमें कोई खामियां मत निकालिए. एंड डोंट से ऑल द टाइम तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो. आप उसको ये सब मत बोलिए. बिकॉज अगर वो इनबिल्ट हो गया ना तो वो लाइफ लॉन्ग, वो ऑस्कर में खड़े होकर भी अगर प्रेजेंटेशन दे रहा होगा ना तो वो वहाँ घबराएगा, उसके पैर वहाँ कांपेंगे, क्योंकि वो स्किल से पहुंच तो गया बट बैक ऑफ द स्टोरी जो माइंड में उसके चल रही है ना वो हमेशा रहती है. सो एक्सेप्ट योर चाइल्ड जैसा भी वो है. सेकेंड, लाइक आई ऑलरेडी शेयर्ड इट, सेल्फ लव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको खुद से प्यार करना सिखाइए कि आप नहीं भी रहोगे ना तो उसे ज़िंदगी जीना आता हो, उसे आता हो कि खुद से प्यार कैसे करते हैं. मैं लाइफ में सब कुछ कर लूँगा, मैं वर्दी हूँ, ठीक है, मैं एलिजिबल हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ बहुत स्ट्रांग है. आप उसे इतना सेल्फ वर्थ सिखा दो ना, सेल्फ लव इतना सिखा दो कि उसे सच में कमी महसूस ना हो. हम गलत चीज़ों के पीछे या कुछ चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं जब हमें अपनी लाइफ में उसकी कमी महसूस होती है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज़ कि जैसा मेघा जी ने भी बोला कि कम्युनिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट टॉक एंड गिव दैट सेफ स्पेस टू योर किड कि वो अपने मन की हर बात आपको कह सके. हाँ, बट आई ऑलवेज बिलीव इन कि मैं हमेशा मानती हूँ कि आप पेरेंट्स ही बने रहिए, फ्रेंड बनने की कोशिश ना कीजिए. बिकॉज फ्रेंड की भी एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है फ्रेंडशिप की भी. तो आप वो बोल सकते हैं बट आपको वो पेरेंटिंग वाली जो बाउंड्रीज है वो हमेशा रहना है, ताकि वो बच्चा उस दायरे को समझे, उस रिस्पेक्ट को समझे, वो पेरेंट होने की वैल्यू को समझे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सुपर. आई थिंक बहुत मज़ा आया सारे डिस्कशन में. और मुझे आई थिंक मेरे लिए बहुत कुछ समझने के लिए और सीखने के लिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज, पेरेंटिंग वाइज हम हर दिन हम कुछ ना कुछ बच्चे के सामने से, अपने पार्टनर के सामने से बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. बट कई बार सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझना या अपनी चीज़ों को देखना ये कितना ख़राब हो सकता है. और बहुत कुछ कॉन्शियस प्रैक्टिस से बहुत कुछ किया जा सकता है. एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत कुछ समझ में आया होगा. और अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना. मैं आई विल रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू रिप्लाई टू दैट. क्योंकि कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप, सही रिलेशनशिप का होना इतना इम्पॉर्टेंट है लोगों को. मुझे लगता है कि उनका करियर इस पर डिपेंड होता है, उनका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड होता है कि कैसे उन्हें पार्टनर मिलते हैं या कैसे उन्हें पार्टनर उनको ट्रीट करते हैं, उनका बॉन्ड कैसा है. और वही जो बॉन्ड, उनका बॉन्ड होता है वही बच्चों में जाता है और वही मल्टीप्लिकेशन होता है. एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि आज जो भी हमने डिस्कशन किया इससे बहुत कुछ लोगों को समझने को मिलेगा और बहुत कुछ ऐसा आज लोग सीखेंगे जिसके ज़रिए वो अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे. तो कोई एक मैं आपसे चाहता हूँ, आप दोनों से, कि कोई एक फाइनल एडवाइस जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, फाइनल एडवाइस कि यार दिस इज इट. सो फ्रॉम मी इट इज़ ऑलवेज बी योरसेल्फ. जैसे आज भी मैं अगर पॉड में बैठी हूँ तो मैं अपने स्टाइल में बैठी हूँ. मैंने पाँव ऊपर चढ़ा लिए हैं. आई गो टू एनी डैम 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट, मैं यही पोज में बैठती हूँ और मेरा डिसाइडेड होता है कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो मैं ऐसे ही खाऊंगी. राइट. सो आई थिंक लोग जनरली, हमारा बिहेवियर ऐसे होता है कि लोग क्या कहेंगे.
राइट. सो हमें जो करना होता है या हम जो सोच रहे हैं, हम जो करना चाह रहे हैं, हम वो बेस पे करते हैं कि मेरे ये करने से वो क्या कह देगा, लोग क्या कह देंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. अनटिल एंड अनलेस आप खुद बने रहे हो, अनटिल एंड अनलेस सामने वाले को आप हैम्पर नहीं कर रहे हो, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू बी योर सेल्फ ओनली, राइट. तो आपके सारे रिलेशन में, आपकी सारी लाइफ में, आपकी प्रोफेशन में आप जो हो वो बने रहो, तो आपको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या हो. और हमारी पूरी ज़िंदगी शायद उसी में निकल जाती है, जो हम नहीं हैं वो हम दिखाना चाहते हैं. और इसीलिए शायद एक इंसान का जब वो घर से बाहर जाता है तो वो सबसे हंस के बात करता है, एकदम खुश होता है. वही इंसान जब घर पे आता है तब उसकी वाइफ की सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि जो बाहर करते हो ना, घर में ऐसे बन के रहो, राइट. क्योंकि वो वही नहीं है जो बाहर है. अगर उसको वो एक बन जाए कि मैं जो हूँ वो घर में भी हूँ, वही मैं बाहर हूँ, तो आई थिंक life would be better for him, for his family. Yeah. Wow, amazing. Adya. Awesome. I can say कि जो मैं हमेशा सेल्फ लव की और सेल्फ वर्थ की बात करती हूँ. आई ऑलवेज बिलीव कि स्पेशली फीमेल्स को अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी हॉबीज़ पे काम कीजिए, अपने ड्रीम्स पे काम कीजिए. आपको जिस भी चीज़ में लाइफ में आपको जो भी चीज़ करनी है उस पर काम कीजिए, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको सच में किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. आप वो डेफिनेशंस बदलिए कि शादी के बाद ही मेरा पार्टनर मेरा ख्याल रखेगा, या शादी के बाद ही ये होगा. ये डेफिनेशंस आपको बदलनी है. आप खुद से इस लायक बनिए, एंड देन फिर अट्रैक्ट अ सेम पार्टनर फॉर योरसेल्फ, रादर देन ओनली अट्रैक्टिंग अ पार्टनर कि मेरा पार्टनर हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए. जो पैरामीटर आपने अपने पार्टनर के लिए डिसाइड किया है, पहले आप उस पैरामीटर पे खरे उतर के दिखाइए, खुद बनिए वो. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो जब आप खुद में कंप्लीट होंगे ना, फिर आपको लगेगा कि आपको किसी पे इतना डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सुपर अमेजिंग. आई थिंक बहुत मजा आया आप दोनों के साथ बात करके, और आई थिंक एक सिमिलर चीज़ों पे अलग अलग पर्सपेक्टिव का होना ये बहुत ज़रूरी है. आई थिंक लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट भी कर पाते हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. और अगर आपको ऐसा लगा कि इस पूरे पॉडकास्ट से आपकी कुछ ऐसी की लर्निंग निकली जिस पर आपको खुद को काम करने की ज़रूरत है, या जिसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके बाद आप ये देखते हैं कि मेरे रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा सवाल है जो आपको पूछने की जरूरत है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. बट इसके साथ साथ आप डायरेक्टली मैं इनका सोशल मीडिया हैंडल दोनों मैम के मैं डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इनसे डायरेक्टली भी कनेक्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि आज लोगों को बहुत सीखने को मिला, और आप दोनों को दिल से थैंक यू. क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि एक फीमेल दूसरे फीमेल को आई थिंक ये इस पॉडकास्ट को करने का प्राइम ऑब्जेक्टिव भी वो था कि हम लोगों की जो एनर्जी है आपस की, जो परिचित भाई आपके साथ और हम जो महसूस करते हैं, तो मुझे ऐसा तभी एकदम महसूस हुआ कि नहीं यार, हम इतने कंफर्टेबल हैं. और आई थिंक एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जरूरी है एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन के लिए. तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदले. यस, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.